फीवर क्यों होती है? अगर मैं आपको बोलूं कि फीवर आपके बेबी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है तो आपको शॉक में नहीं जाना चाहिए। ये एक ऐसी दवा है जो आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। वो ड्रॉप्स में भी आता है, आप सिरप भी लेते हैं। आप फेब्राइल कन्वल्जन्स, सीजर्स भी हो सकते हैं। सो फेब्राइल कन्वल्जन की एक चीज मैं अगर आपको बताऊं, पैनिक मत हो। खैंच आया और इट लास्टेड फॉर 10 मिनट्स या 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर मल्टीपल एपिसोड्स आ गए, देन वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल। हमें ब्रेन का टेस्ट कराना पड़ेगा। तो आजकल वैक्सीनेशन के भी अलग अलग प्रकार है, तो पेन वाला वैक्सीनेशन, पेन फ्री वैक्सीनेशन ऐसे भी कुछ है कि अगर आप बाहर जाके खाना खा सकते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है, ट्रिप्स करते हैं, जैसे फैमिली वेकेशन करते हैं, तो ये वैक्सीन लगाना ही चाहिए। तो कोल्ड कॉफ को कब सीरियसली लिया जाए और कैसी कंडीशन में हम इसको घर में भी बेटर कर सकते हैं? जो इन्फेक्टिव रहता है ना, वो 7 to 14 डेज में ठीक हो ही जाता है। कफ सिरप देनी चाहिए कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। कफ सप्रेसेंट वी डोंट एडवाइज। घर के नुस्खे या कुछ ऐसे प्रिकॉशन जो पेरेंट्स ले सके ताकि बच्चे को ज़्यादा कोल्ड कॉफ ना हो। मेरा जो फेवरेट है वो है कि और डायरिया हो रहा है तो हम डिहाइड्रेशन कैसे प्रिवेंट करें? क्या दे? ORS जो पैकेज्ड ORS है। ORS होना, अगर आप वो टेट्रा पैक या फिर वो सैचेट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए WHO रिकमेंडेड। ऐसे क्या 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि हर पेरेंट को पता हो? 3 चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा मेरी प्रैक्टिस से। पहला, हाय, आज डिकोडिंग हेल्थ में हमारे साथ है डॉक्टर संतोष। ही इज़ अ लीडिंग पीडियाट्रिशियन एंड न्यूनेटोलॉजिस्ट। जब भी बच्चा बीमार हो जाता है तो पूरा फैमिली ही मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाती है कि कैसे इसको टैकल करे। तो इस एपिसोड में हमने सारे जो कॉमनली देखने वाले कंडीशंस है बच्चों में, जैसे कि फीवर, कोल्ड एंड कॉफ, वॉमिटिंग, डायरिया, उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आई एम श्योर यूल फाइंड दिस हेल्पफुल। हेलो डॉक्टर संतोष, वेलकम टू डिकोडिंग हेल्थ। तो ये पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहती हूँ कि यंग पेरेंट्स को थोड़ी सी जो रेगुलर बच्चों में होने वाली बीमारियों का कैसे टैकल करना है वो समझ में आए। आजकल में पता है कि बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी वो हार्मफुल भी हो सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं चाहती हूँ कि जो रेगुलर चीज़ें हैं जो बच्चों को होती है कॉमनली, जैसे कि फ़ीवर हो गया, कोल्ड कॉफ हो गया, वॉमिटिंग हो गई, जिसमें पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, तो उनमें कैसे हम इसको टैकल करें वो हम समझाएंगे ये पॉडकास्ट के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सो आंचल जी, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई थिंक आपके ऑडियंस के लिए और न्यू पेरेंट्स जो आपने बोला, अब सिर्फ मम्मा का रोल नहीं होता है, पूरी फैमिली ध्यान देती है और फादर इक्वली इम्पॉर्टेंट हो गया और बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं। आपने ये जो टॉपिक बोला, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ स्ट्रेस इन पेरेंट्स। एंड हर पेरेंट को ये 4 डिजीज़ जो आपने बोला है, जो फीवर हो गया, कफ कोल्ड हो गया, वॉमिटिंग हो गया एंड डायरिया हो गया, ये उनको पता होना चाहिए कि कब एक्शन लेना है, कब वॉचफुल रहना है और कब पैनिक होना है। तो आई थिंक आपके ऑडियंस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस पॉडकास्ट से। आई एम श्योर। तो सर शुरू करते हैं। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ फीवर। कि व्हाट इज़ कंसिडर्ड फीवर, कैसे पहले तो फीवर को कैसे मेजर करें और कितने को हम फीवर माने, क्योंकि बच्चों में हमने देखा है कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट भी रेगुलर बच्चों में भी होता है, इवन इफ इट्स नॉट फीवर। कभी कभी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई तब भी वो थोड़ा टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो व्हेन डू वी कंसिडर इट फीवर और कैसे मेजर करें? काफ़ी टाइम मम्माज जो हैं वो कंप्लेन करती हैं या मैसेज पे या कॉल पे या ओपीडी में आ जाती है कि डॉक्टर मेरा बेबी को फ़ीवर आया। जब हम पूछते हैं कि आपने फ़ीवर चेक किया, नहीं डॉक्टर, बट हमने बॉडी चेक किया, बहुत गर्म लगा, इसके लिए आया। पेरेंट्स, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका बेबी जो है ना वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता है और प्लस अभी उसका थर्मल रेगुलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं हुआ है, प्लस उसको टीदिंग हो रहा होता है, तो बॉडी थोड़ा गर्म लग सकता है। बट आपको पता चलना चाहिए कि टेम्परेचर है या नहीं, टेम्परेचर कैसे लेते हैं और कहाँ कहाँ लेते हैं। सो टेम्परेचर लेना है, आपके पास एक डिजिटल थर्मोमीटर होना चाहिए। वो गन या फिर वो मर्क्यूरी वाला थर्मोमीटर मत रखिएगा, राइट। कहाँ कहाँ चेक करते हैं हम? ओरल चेक कर सकते हैं, आम में चेक कर सकते हैं और पॉटी वाली जगह पे डाल के चेक कर सकते हैं। बट एज अ डॉक्टर आई डोंट एडवाइज़ कि आप बच्चों को माउथ में या पॉटी वाली जगह पे रखो, आप आम में रखो। चेक द टेम्परेचर, इफ़ इट इज़ मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट, दैट इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, उसको कंसिडर करो फीवर, राइट। अब आपका क्वेश्चन होगा डॉक्टर संतोष, बट अगर हमने आम पे लिया 99 तो +1 करना होता है, उसको भूल जाओ। सिंपल सा रूल है, आपने डिजिटल थर्मोमीटर लिया, आपने चालू किया, फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में फिक्स है, आपने आम पे रखा, वो टी 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 आवाज़ करेगा। अगर वो 100.4 से ऊपर जा रहा है,
कंसीडर इट एज अ फीवर, और अगर उसके नीचे है तो वेट एंड वॉच एंड हाफ एन आवर के बाद वापस चेक करो। तो हम यंग पेरेंट्स को ये बताना चाहते हैं कि फीवर क्यों होती है। ओके, सो फीवर क्या है? अगर मैं आपको बोलूँ कि फीवर आपके बेबी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है या एक रिस्पॉन्स है, तो आपको शॉक में नहीं जाना चाहिए, राइट? जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था, राइट? यहाँ से मिसाइल चली, वहाँ से मिसाइल चली, तो वहाँ पे बहुत एनर्जी रिलीज़ हुई, गर्म हो गया। सेम जब हमारे बेबी को बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी या कोई भी फॉरेन बॉडी के कारण बॉडी में एंटर करती है, तो हमारे एंटीबॉडीज़ आते हैं, ये दुश्मन आ गया, इसको डीएक्टिवेट करो और ख़त्म करो। तो जब ये रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है, एंड इसे हम फीवर कहते हैं। सो पेरेंट्स, अगर आपके बेबी को फीवर आ रहा है तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, आप प्लीज़ पैनिक नहीं होइए। या एग्जैक्टली, तो फीवर तो एक्चुअली प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म Yes, होता है, yes. ताकि बॉडी के टेम्परेचर इतनी हाई हो जाए कि वो ऑर्गेनिजम्स वो सर्वाइव ना कर Survive पाए, ना तो कर पाए। उसके लिए फीवर होती है। बट हाँ, एज अ पेरेंट, स्पेशली अ यंग पेरेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो या दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। और डॉक्टर, क्या ऐसे साइंस है जब वरी करनी चाहिए कि फीवर के बारे में, और कब घर पे ही इलाज करें और कब पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाए? ओके, सो फीवर जो है ना, लेट्स डिवाइड एज वाइज। पहले एज वाइज करता हूँ एंड देन साइन सिम्टम्स। अगर बेबी लेस देन 6 months है और बेबी को फीवर आ रहा है, एंड इफ इट इज़ मोर देन 100.4 के आ रहा है, तो योर डॉक्टर शुड नो, बिकॉज दिस बेबीज आर स्मॉल बेबीज एंड वी कैन नॉट टेक रिस्क, राइट? 6 महीने के ऊपर हो गए, 100.4 के ऊपर आया, तो यू कैन वेट, यू कैन चेक आफ्टर 1 hour 2 hour, और अगर फीवर इतना ही रहता है तो आप होम रेमेडीज़ दे सकते हैं, और अगर ये बढ़ रहा है देन यू शुड टेल योर कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। नाउ लेट्स सी द साइन सिम्टम्स क्या है। तो व्हाट इज़ फीवर? फीवर में सिम्टम क्या होगा कि बॉडी गर्म हो जाती है। बट हमें डरना कब है? अगर फीवर हाई ग्रेड फीवर है, लाइक 102 103 फीवर आ गया है, फीवर के साथ एसोसिएटेड वॉमिटिंग हो रहा है या लूज टूल हो रहा है, या बेबी एकदम शांत हो गया है, बेबी बिल्कुल एक्टिव नहीं है, राइट? या फीवर के साथ कन्वल्जन, जिसे हम खींच कहते हैं, कि बच्चा आंखें ऊपर कर दिया और कन्वल्जन्स आ गए, दैट इज़ अ इमरजेंसी साइन कि यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर। या फीवर के बाद आपका बेबी रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो दैट इज़ अ इमरजेंसी। अगर 100.8 अगर फीवर है और बच्चा एक्टिव है, कुछ भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स नहीं है, तो फिर क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि 100.4 है, बच्चा खेल कूद रहा है, क्या करें? सो सबसे पहला है ना कि फीवर का ट्रीटमेंट हर पेरेंट्स को आना चाहिए, क्या करना है, राइट? सबसे पहला, क्या हम घर पे फीवर को कंट्रोल कर सकते हैं? येस। ल्यूकवार्म वाटर आता है, उसमें एक टॉवल डालो और आप फोरहेड पे, आर्म्स पे, चेस्ट पे, जहाँ पे बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, आप वहाँ पे रखो, एंड उसके आधे घंटे के बाद फिर फीवर चेक करो। अगर कम हो गया देन गुड, बिकॉज योर बेबी इज़ ऑलरेडी प्लेइंग। अगर इसके बाद नहीं होता है तो एवरी पेरेंट मस्ट नो द डोज ऑफ पैरासीटामोल। ये आपको ओवर द काउंटर भी मिल जाता है, या आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। ये एक ऐसी दवा है जो आपके फर्स्ट एड किट में होनी चाहिए। सो ये पैरासीटामोल का डोज हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए। और अगर 102 के ऊपर जाता है, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। डॉक्टर कॉज फाइंड करने के लिए एग्जामिन करेगा या कुछ टेस्ट कराएगा, वो डॉक्टर की एडवाइस करिए। सो 2 चीज़ फ्रॉम माई साइड, स्पंजिंग, ल्यूकवार्म वाटर स्पंजिंग, टेप वाटर स्पंजिंग, एंड दूसरा पैरासीटामोल। ये 2 चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ओके, तो कोल्ड वाटर स्पॉन्जिंग नहीं करनी? नहीं, कोल्ड वाटर इज़ नॉट गुड फॉर द बेबीज। कोल्ड वाटर जो है वो बेबी का इम्यूनिटी सप्रेस कर देता है, राइट? सो कोल्ड वाटर स्पंजिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टेपिड वाटर स्पंजिंग इज द टेपिड बेस्ट। वाटर स्पंजिंग इज द बेस्ट। हाँ, और डॉक्टर, सही चीज़ आपने बोली कि पैरासीटामोल का डोजिंग सबको पता होनी चाहिए। पैरासीटामोल शुड बी देयर इन सबके फर्स्ट एड किट में। आजकल तो पैरासीटामोल के जो ड्रॉप्स के बॉटल्स में भी वो डोजिंग अकॉर्डिंग टू वेट आती है, yes. तो उसी को फॉलो करें तो yes, बेस्ट। ये वो ड्रॉप्स में भी आता है, आप सिरप भी लेते हैं, आप पीछे देखेंगे तो वो आ जाता है। तो पैरासीटामोल इज अ ओवर द काउंटर ड्रग, तो वो आपको मिल जाएगा, आप उसमें डोज देखेंगे, आप वो बेबी को दे सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपने पैरासीटामोल दे दिया, तब भी फीवर डाउन नहीं हुआ, हाँ। बढ़ा भी नहीं लेकिन कम भी नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर हम कुछ और एंटी इन्फ्लेमेटरी देते हैं। तो कितने डोज के बाद हमें पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करनी चाहिए कि कितनी रीडिंग, अगर 2 रीडिंग है उतनी ही टेम्परेचर की, तब जाके हम फिर चेंज करें ये एंटीबायोटिक?
सी अब तो ऐसा हो गया है कि बच्चे का बॉडी गर्म होता है, दे कॉल देयर डॉक्टर कि बेबी को फीवर आ रहा है. बट आइडियल चीज़ है कि अगर सपोज फॉर एन एग्जांपल जैसे आपने कहा था कि 100.8 फीवर था, राइट, एंड आपने पैरासीटामोल दे दिया, राइट. अब उसके बाद अगर उतना ही फीवर रह गया, देन ऑल्सो यू वेट फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, वो सेटल डाउन हो ही जाएगा. बट अगर इसके बाद सपोज 100.8 था, वो 102 हो गया, 103 हो गया, मतलब फीवर बढ़ रहा है. सो इस केस में हमें हमारे डॉक्टर से बात कर देना चाहिए और उसके ऊपर का जो मेडिसिन है वो आप डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये पता चले कि हर फीवर सीरियस इन्फेक्शन नहीं होती. तो कितने लेवल फीवर के बाद एंटीबायोटिक्स शुरू करनी चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स पीडियाट्रिशियन डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट फॉर पेरेंट्स टू नो कि कितना लेवल के फीवर के बाद हम इन्फेक्शन और वो सब के बारे में सोचते हैं. सी फीवर, अगर कोई भी फीवर मोर देन 3 days चल रहा है, आपको डॉक्टर के पास जाना है. कोई भी फीवर, सपोज 100.4 ही फीवर है बट बेबी एकदम डल हो गया है, एकदम शांत हो गया है, वो उठ ही नहीं रहा है, उसे सोना है, गो टू द डॉक्टर, राइट. या फीवर सडनली 103, 104, 105 बढ़ रहा है, गो टू द डॉक्टर. या फिर फीवर के साथ वॉमिटिंग, पेट दर्द है, या फिर लूज स्टूल चालू हो गया है, देन वी शुड गो टू द डॉक्टर. डॉक्टर विल एग्जामिन, कोई टेस्ट होगा तो टेस्ट करेगा, एंड फिर अगर एंटीबायोटिक देना है तो वो एंटीबायोटिक देगा. बट अभी आई हैव सीन मैनी पेरेंट्स जो क्या करते हैं, फीवर आया है, डॉक्टर आपने लास्ट टाइम ये एंटीबायोटिक दी थी, मैंने अभी दे दिया, 2 डोज दे दिया, लेकिन फीवर कंट्रोल नहीं हुआ है. Exactly. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल देम कि देयर आर थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरियाज, थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस जिसके कारण, एंड एलर्जीज, और आपका बेबी थक गया हो जिसके कारण फीवर हो सकता है. एंटीबायोटिक इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर दैम, राइट. एग्जैक्टली. और सेल्फ एंटीबायोटिक तो कभी भी नहीं देनी चाहिए. हम स्किन के इन्फेक्शंस के लिए लोगों को यही बोलते हैं कि कभी भी आप अपने हिसाब से, कभी कभी लोग ना एक्ने के लिए भी एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं. ये एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होता है इन द लॉन्ग टर्म. यू नो, वी आर जस्ट कॉजिंग मोर रेजिस्टेंस. तो यही मैं चाहती थी कि यू नो थ्रू योर मीडियम टू रीच यंग मदर्स एंड फादर्स, यू नो, कि ऐसे एंटीबायोटिक नहीं देनी होती. और वो लोग हमेशा पुराना फाइल खोल लेते हैं, तो हाँ उस टाइम भी फीवर इतना ही था तो उन्होंने ये और ये एंटीबायोटिक दिया तो अभी भी शुरू कर दो. दैट्स नॉट द वे टू डू. एंटीबायोटिक हमेशा सुपरविजन के अंदर ही होनी चाहिए. आई गिव एन एग्जाम्पल. एक बेबी था मेरे पास, राइट, जो मुझे 18 मंथ्स पे उन्होंने दिखाया था, एंड फीवर के लिए और कफ कोल्ड के लिए जो दवा चल रही थी वो चल रहा था. एंड वो बेबी मेरे पास 1 साल के बाद आया, 3 किलो उसका वेट बढ़ गया था, एंड ही वाज लाइक, डॉक्टर आपने जो दवा दी थी वो तो काम ही नहीं कर रही है, राइट. सो वो 18 महीने से जब भी बेबी को फीवर और कफ कोल्ड आ रहा था, अभी तक वही दवा दे रहे थे. अब बेबी का वेट बढ़ गया तो उसका डोजेस बढ़ गया है, तो एंड दे केम कि अब आपका दवा काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमको आना पड़ा. सो यहाँ पे एक पेरेंट्स को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ ये जो बच्चे होते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि एडल्ट को हेडेक हुआ, पेट दर्द हुआ, बॉडी एक बार डोलो ले लो, नहीं. हमारे बच्चों में 1 किलो भी वेट बढ़ता है तो डोजेस चेंज होते हैं, राइट. सो बच्चों में ड्रग्स जो है डोज रिलेटेड है. अगर आपने अंडर डोज लिया तो भी काम नहीं कर रहा है, और अगर आपने ओवर डोज लिया तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. करेक्ट. तो करेक्ट डोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने पहले बोला कि फिब्राइल कन्वल्जन्स, सीजर्स भी हो सकते हैं, तो क्या लेवल ऑफ टेम्परेचर के बाद वो होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और क्या कैसे सतर्क रह सकते हैं पेरेंट्स कि हम इसको अवॉइड करें, इसकी रिकरेंस? सी फेब्राइल सीजर ये जो है ना, ये मिथ है कि हाई ग्रेड फीवर में ही आता है. हमने देखा है कि फीवर आने वाला है, पहले खींच आ गई, फीवर 100 ही था, उसके बाद 103, 104, 105 फीवर आया, तो बॉडी में फीवर पहले ही चला गया है, उसके बाद बाहर दिख रहा है, राइट. सो फेब्राइल कन्वल्जन की एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊं, पैनिक मत हो. हर पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि 6 महीने से 6 साल के बीच में आपके बेबी का आँख ऊपर जा सकता है, उसको खींच आ सकती है, मुंह में से थोड़ा सा फ्रोथ निकल सकता है, राइट. एंड वो जो बेबी मेरे पास ऐसे आके एडमिट होता है फर्स्ट एपिसोड में, वही बेबी आधे घंटे के बाद मेरे प्ले एरिया में खेल रहा होता है, एंड पेरेंट्स इज लाइक, क्या हो ये तो खेल रहा है अभी, राइट. सो फेब्राइल कन्वल्जन मुझे लगता है ना, हम जैसे खींच सुनते हैं और ब्रेन का खींच सुनते हैं तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं. यस, हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है,
कि फेब्राइल कन्वल्जन हुआ, मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, मुझे प्रॉपर गाइडेंस लेना है, बट पैनिक नहीं होना है। सो ये 100 फीवर के बाद भी आ सकता है और ये 104 फीवर के बाद भी आ सकता है। बट डेंजर साइंस क्या है कि फेब्राइल कन्वल्जन आया, वो 1 मिनट के अंदर चला गया, दिस इज़ अ गुड साइन। बट अगर फेब्राइल कन्वल्जन खींच आया और इट लास्टेड फॉर 10 मिनट्स या 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर मल्टीपल एपिसोड्स आ गए, राइट, देन वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल। हमें ब्रेन का टेस्ट कराना पड़ेगा, जिसे ईजी कहते हैं। फिर उसके बाद जो न्यूरो पीडियाट्रिशियन रहता है उनका इन्वॉल्वमेंट लाना पड़ेगा, उनसे एग्जामिन कराना पड़ेगा, कुछ और तो नहीं है। बट येस, फेब्राइल कन्वल्जन्स जो है वो बहुत कॉमन रहते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री हो, लाइक उसके बड़े भाई को हुआ है या मदर या फादर को हुआ है, तो फेब्राइल कन्वल्जन्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बार ये फेब्राइल कन्वल्जन हो गया तो 6 महीने से लेके 6 साल तक वी नीड टू बी वेरी वॉचफुल। फिर से जब फीवर आने वाला हो या फीवर आएगा हाई ग्रेड, तो फेब्राइल कन्वल्जन आ सकता है। ओके, एक एपिसोड ऑफ फेब्राइल कन्वल्जन जो 1 मिनट से कम रहा हो, उससे कुछ ब्रेन डैमेज होने के चांसेस नहीं। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सिंस 12 साल से और मैंने खूब सारे फेब्राइल कन्वल्जन्स देखे हैं और हर बेबी एक्सेल कर रहा है, राइट। सो अगर परसिस्टेंट सीजर रहता है, जैसे मैंने कहा कि सीजर आधा घंटा चल गया या 1 घंटा चल गया, तो ब्रेन डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एवरी हाई ग्रेड फीवर योर डॉक्टर शुड नो, राइट। और अगर हमने और फेब्राइल सीजर आया और हमने ट्रीटमेंट दे दिया स्टार्टिंग में ही, तो फिर तो ब्रेन की एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो गई और उससे फिर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। ओके, अगर घर में बेबी को फेब्राइल सीजर आया तो क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? अगर ये पहला एपिसोड है और आप अपने डॉक्टर के कांटेक्ट में हैं, कॉल हिम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, एंड बेबी को एक पोजीशन दे दीजिए, लेफ्ट लेटरल पोजीशन कहते हैं, राइट। जैसे आप लेटे हो तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप रख दो एंड वेट करो, वो विद इन फ्यू सेकेंड्स वो चला जाता है, राइट। जब हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन रखते हैं तो उससे क्या होता है कि अगर बेबी के मुंह में कुछ है या बेबी बहुत ज़्यादा थूक निकालता है तो वो एस्पिरेशन होने के चांसेस नहीं रहता है। हम लोग करते क्या है इसमें, हम लोग बेबी को अपने गोदी में ले लेते हैं या फिर हम कुछ सुंघाते हैं या दांतों के बीच में कुछ रख देते हैं। मोजा, मैंने तो ये भी कहा कि मोजा सुंघाते हैं, हैंकरचीफ, बट दैट विल नॉट हेल्प। प्लीज़ वो करना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक और बहुत कॉमन कॉज ऑफ फीवर है वैक्सीनेशन। तो जो वैक्सीन लगाने के बाद फीवर आता है, वो भी पेरेंट्स थोड़े डर जाते हैं कि क्या हुआ, और आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि इतना सारा वैक्सीन नहीं लगानी है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए और कैसे पेरेंट्स पोस्ट वैक्सीनेशन फीवर का केयर कर सकें। हाँ, ये जो वैक्सीन के बाद फीवर आता है ना, तो जो 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, टाइफॉइड 18 वीक्स वाले जो वैक्सीन रहते हैं उसमें फीवर आता है, बाकी सब में बहुत आने का चांसेस नहीं रहता है। बट यू शुड बी अवेयर कि फीवर आ सकता है। वैक्सीन का जो फीवर रहता है वो 24 से 48 घंटे तक ही रहता है, 48 घंटे के बाद फीवर नहीं आता है। अगर उसके बाद फीवर आया तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, राइट। सो अगर फीवर आता है तो जैसे मैंने कहा था, पैरासीटामोल का डोज आपको पता होना चाहिए और वो पैरासीटामोल का डोज आप दे देंगे तो उससे बेबी शांत हो जाएगा। इसके साथ फीवर के साथ बच्चा थोड़ा सा इरिटेबल भी रहता है, बिकॉज वो जो लोकल पार्ट रहता है वहाँ पे थोड़ा सा पेन होता है। तो आप उसको जेंटली आइस क्यूब लीजिए, एक हैंकरचीफ में उसको रख दीजिए एंड उससे आप उसको थोड़ा सा उसको कंप्रेस करेंगे तो फिर वो ठीक हो जाएगा। दैट इज़ अ वेरी गुड ट्रिक। मैं अपने बच्चे को भी वही करती थी, बिकॉज वहाँ पे लोकल इन्फ्लेमेशन होने की वजह से ही होती है ज़्यादातर फीवर। तो हल्का सा आइसिंग भी करोगे तो उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो आजकल वैक्सीनेशंस के भी अलग अलग प्रकार है, तो पेन वाला वैक्सीनेशन, पेन फ्री वैक्सीनेशन ऐसे भी कुछ है, तो उसमें क्या डिफरेंस है और क्या चूज़ करनी चाहिए? अभी ना बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं इसमें कि डॉक्टर पेन वाला वैक्सीन लगाएं या पेनलेस वाला वैक्सीन लगाएं, राइट। हुआ क्या कि पहले हम सबको पेन वाला ही वैक्सीन लगाते थे। पर्ट्यूसिस करके जो बैक्टीरिया था वो बहुत नटोरियस है, राइट, एंड वो बेबी को हाई ग्रेड फीवर और किसी में तो कन्वल्जन्स भी लेके उसके कारण होता था। उसका एक अल्टरनेटिव आया कि उसको अच्छी तरह से क्लीन कर दो ताकि जो एंटीजन रिएक्शन हो इतना स्ट्रांग ना हो कि इतना ज़्यादा फीवर आए, तो पेनलेस वैक्सीन आया। बट द गुड थिंग इज़ कि दोनों का एफिकेसी और सेंसिटिविटी जो है वो सेम है, तो आप पेन या पेनलेस दोनों लगा सकते हैं। बट अभी जो एक और क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर गवर्नमेंट वाला वैक्सीन लगाएं, आप दोनों में से कोई भी वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
एक चीज़ और बताता हूँ, ये पोस्ट कोविड के बाद ना अभी वैक्सीन का बहुत आ गया, डॉक्टर हम सिर्फ गवर्नमेंट की वैक्सीन लगाएं चलेगा क्या? सो गवर्नमेंट की वैक्सीन डेफिनेटली लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट का वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो है कि आपको बर्थ का वैक्सीन मिलेगा 6 मंथ्स, अब वो सब कवर कर रहा है, निमोनिया भी कवर करता है, रोटा वायरस भी कवर करता है, और 6-in-1 जो वैक्सीन है वो भी कवर करता है। सो 6, 10 और 14 पे लगता है, फिर 9 मंथ्स पे लगता है, उसके बाद 18 मंथ्स पे लगता है, एंड देन 5 years पे लगता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वैक्सीन हैं जहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स क्वेरी पूछते हैं कि डॉक्टर क्या हम वो वैक्सीन लगाए कि नहीं, जैसे टाइफॉइड हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसके बाद फ्लू हो गया, एंड देन चिकन पॉक्स हो गया। सो ये मैसेज मैं आपके चैनल के थ्रू देना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर जाके खाना खा सकते हैं, आपके पास स्मार्टफोन है और आप ट्रिप्स करते हैं, जैसे फैमिली वेकेशन करते हैं, तो ये वैक्सीन लगाना ही चाहिए, राइट। एक बच्चा अगर मेरा टाइफॉइड के कारण एडमिट होता है और वैक्सीन नहीं लगाया और अगर आईसीयू में जाता है तो मॉनेटरी वाइज तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। उसके साथ मेरे बेबी को मल्टीपल वैक्सीन्स लग रहे हैं, मम्मी डैडी दादा दादी सबको जो पेन हो रहा है, इमोशनल पेन हो रहा है वो अलग, राइट। सो उसके बाद बहुत वैक्सीन्स बचते नहीं है, बट वैक्सीन आप अगर आप गवर्नमेंट में भी वैक्सीन लगाते हैं इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। प्लस ये जो मैंने कुछ वैक्सीन्स बोले हैं वो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है। तो अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं है तो ये सारे वैक्सीन लगाने ही चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा बीमार पड़ा तो उसके एक्सपेंसेस Yes, और ज़्यादा हो और जाएंगे। ज़्यादा आएंगे। हाँ, तो डेफिनेटली दैट्स अ गुड पॉइंट। एक कॉमन क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि जब बच्चे को फीवर है तो उनको क्या नहलाना चाहिए, बाथ देना चाहिए कि नहीं? जैसे अक्यूटली फीवर आया और हाई ग्रेड फीवर आ गया तो उस टाइम तो आप बात दे के या शावर के नीचे हम कर देते हैं, जैसे हम स्पंज कर रहे हैं, आपने दे के फीवर रुका दिया, अरे तो वो चलता है। बट ऐसा नहीं है कि फिर आप एकदम ठंडे पानी से बात दे दो, वो नहीं चलेगा, राइट। ल्यूकवार्म वाटर जो रहता है, जैसे वो नॉर्मल बात लेता है वो ले सकता है, पर एकदम ठंडे पानी से बात लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और बकेट बाथ बेटर है या स्पंजिंग है जब बच्चे को फीवर हो तो? हाँ, स्पंजिंग इज़ बेटर, ठीक है। स्पंजिंग इज़ बेटर। जब भी बच्चे को फीवर आता है तो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं, बच्चा थोड़ा फंसी हो जाता है, ऑफ कोर्स बात नहीं मानता, या वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बच्चे को सूद करे। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को करनी चाहिए ताकि बच्चा थोड़ा कंफर्टेबल हो जब फीवर हो तो? ये काफ़ी बार कंप्लेन आता है कि डॉक्टर मेरा बेबी मुझे छोड़ ही नहीं रहा है या बहुत जिद करता है, राइट। सो जब बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको एक वो चीज़ चाहिए जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मिला है, वो बहुत ट्रस्ट करता है, इमोशंस मिले हैं और लव मिला है, एंड दैट इज़ मम्मा। फर्स्ट मम्मा नहीं हो तो डैडा और दादा दादी, राइट। तो वो आपको नहीं छोड़ने वाला है। काफ़ी पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं डॉक्टर मेरा बेबी मुझे छोड़ता ही नहीं, जब से इसकी तबीयत खराब हुई है, Clingy वो हो गया। बहुत क्लिंगी हो गया है, वो नहीं छोड़ेगा, एंड यू शुड बी वेरी हैप्पी ऑफ दैट, राइट। इसके साथ एनवायरनमेंट शुड बी काम, ओवर स्टिमुलेशन नहीं होना चाहिए कि 10 जन आ रहे हैं, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, वो और स्ट्रेस आउट हो जाएगा। लाइक एक बेबी है जिसको 100 फीवर है, वो घर पे है, वो जल्दी ठीक होगा कंपेयर टू वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, राइट, बिकॉज वो बहुत स्ट्रेस्ड होगा वहाँ पे। इसके साथ एक सूदिंग एनवायरनमेंट, एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो उसका कम्फी चीज़ है, लाइक एक ब्लैंकेट हो गया या एक टॉय हो गया, वो उसके पास रहना चाहिए। तो हाँ, सही है कि मदर्स को थोड़ा सा मुश्किल हो हाँ, जाता है मुश्किल उस होता है। टाइम पे, काम में Yes, जाना भी थोड़ा yes. मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए ही है, होता जब है। वो बेटर फील करेगा तो देन he'll stop being so clingy, वो है। आई थिंक एक चीज़ और ऐड होना चाहिए कि जब बच्चा बीमार हो तो मम्मा शुड गेट हॉलीडे फ्रॉम द वर्क, एंड दूसरा फ्रॉम द घर का काम। द फादर एंड अदर फैमिली मेम्बर्स को ये समझना चाहिए कि एक बेबी बीमार है, उसको मैक्सिमम टाइम मम्मा चाहिए, राइट। सो अगर वो घर का काम करने जा रही है, इफ़ शी हैज़ ऑप्शन, अगर उसके पास ऑप्शन है तो वो नहीं कर पाएगी, बिकॉज बेबी छोड़ने वाला ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, उसे बेबी का भी ध्यान रखना है, उसके साथ साथ मम्मा को घर का भी काम करना है, तो मम्मा खुद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, एंड विच इज़ नॉट गुड फॉर द मम्मा ऑल्सो। या गुड तो पॉइंट। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए, मतलब फैमिली मेम्बर्स एंड फादर के लिए। और एक चीज़ डॉक्टर, जो आपको लगता है कि लोगों को नहीं करनी चाहिए जब फीवर होता है तो? एक चीज़ अगर मैं बोलूँ ना, एंटीबायोटिक बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं देना है। ब्लैंकेट, फिर आता है ब्लैंकेट, कि ब्लैंकेट नहीं उड़ा देना है कि कपकपी आ रही है या फीवर आ रहा है तो ब्लैंकेट और उड़ा दो,
राइट। कुछ कुछ AC बहुत फास्ट कर देते हैं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। करना क्या है, बहुत फीवर आ रहा है, लूज़ कपड़े बेबी को पहनाओ। अगर आप फीवर चेक करो, आधे घंटे के बाद फिर चेक करो। अगर फीवर लग रहा है तो जैसे हमने कहा टेपिड स्पंजिंग करो, और उससे नहीं आता तो पैरासीटामोल दे दो। ठीक है, ओके। तो बहुत अच्छे से ये कवर हुआ है फीवर का। आई एम श्योर ये सुनने के बाद काफ़ी सारे पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस आएगा अपने बच्चे yes. का फीवर एटलीस्ट मैनेज करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में। ओके डॉक्टर, अब हम डिस्कस करते हैं कोल्ड कॉफ के बारे में, जो भी बहुत कॉमनली देखा जाता है बच्चों में, स्पेशली 18 महीने से 24 महीने के टाइम पे जब वो प्ले ग्रुप शुरू करते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो लगता है कि हर अगले हफ्ते ही वो बीमार पड़ रहे हैं। तो कोल्ड कॉफ को कब सीरियसली लिया जाए और कैसी कंडीशन में हम इसको घर में भी बेटर कर सकते हैं? ओके, सो ये क्वेश्चन से पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कोल्ड कफ। ठीक है, राइट। सो होता क्या है, अब हमारे बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेंस सिस्टम जो है ना, वो है नाक एंड गला एंड माउथ। राइट। जब भी कोई भी एंटीजन, बैक्टीरिया, वायरस या कुछ भी, वो जाता है और हम ब्रीथ करते हैं, राइट, और हमारे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि दिस इज़ हार्मफुल टू द बॉडी, राइट। अब ये कलर भी हो सकता है जो एलर्जिक है, किसी किसी को पीनट भी होता है जब वो खाता है तब, एंड किसी किसी को जैसे आपको कफ कोल्ड है और हम दो बात कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए, मेरे बॉडी के लिए दैट इज़ अ सिग्नल कि सम इन्फेक्शन इज़ कमिंग। सो मेरा बॉडी जो है वो वहाँ पे जो म्यूकोसा है वहाँ से म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना चालू कर देगा कि उसको एनगल्फ कर लो और आइदर उसको स्पिट कर दो, स्नीज कर दो, या फिर टमी में लेके एसिड से उसको मार दो। तो डिफेंस मैकेनिज्म, इट्स अ डिफेंस मैकेनिज्म। तो जब नाक में से पानी आता है या गला हमारा खराब होता है, जब इरिटेशन होता है, वी कॉल इट कोल्ड। और जब आइदर ये कफ कोल्ड के वजह से हमें कफ होता है, या यही इन्फेक्शन जब हमारे लंग्स में चला जाता है एंड वी स्टार्ट कफिंग, इट इज़ कफ, राइट। वी डिवाइड दिस इन टू। जो ऊपर का जिसमें नाक, माउथ एंड गला आता है, दैट इज़ URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एंड नीचे का जो जिसमें लंग्स आता है, एंड दिस इज़ काइंड ऑफ सीरियस वाला, जिसमें आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। सो अपर में कोल्ड एंड कफ होता है, एंड नीचे निमोनिया, या फिर उसके बाद वीज एसोसिएटेड LRTI एंड अस्थमा जो आपने सुना होगा उसे कहते हैं, ब्रोंकियोलाइटिस जो आपने सुना है वो आता है, राइट। सो अब ये होता क्यों है वो तो आपने बता दिया। बैक्टीरिया कैन कॉज दिस, वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस हैं जो कॉज कर सकता है, एलर्जीज कैन कॉज दिस। अब इसमें होता क्या है, लेट्स डिवाइड दिस इन अ एज लाइक 0 to 6 months। बहुत ज़्यादा म्यूकस बनता है, जैसे मैंने डिस्कस किया म्यूकस बनता है। अब ये म्यूकस नाक को बंद कर देता है एंड बेबी इज नॉट एबल टू ब्रीथ, तो वो मुंह से सांस लेगा। जब वो ब्रेस्ट फीड करने जाएगा, ब्रेस्ट फीड नहीं कर पाएगा, राइट। एंड इसमें मम्मा का कंप्लेन आता है, डॉक्टर मेरा बेबी दूध पीते पीते छोड़ देता है, फिर मुंह से सांस लेता है, या नाक में से ये आवाज़ आती है, राइट। एंड अगर ये सीरियस हुआ, इसके साथ फीवर आ सकता है, और अगर ये छाती में गया तो ब्रोंकियोलाइटिस होता है, जिसमें बेबी बहुत तेज सांस लेता है। यही 6 months के बाद जैसे ही जो नेज़ल नेयर्स है वो बड़े हो जाते हैं, बेबी के रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग हो जाते हैं, तो नेज़ल कंजेशंस होने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट अभी भी हैं, बट कफ होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड कुछ बच्चे जो प्रोन होते हैं ब्रोंकियोलाइटिस के लिए, अस्थमा के लिए, या वीज एसोसिएटेड LRTA के लिए, उनको बार बार सांस लेने में तकलीफ हो सकता है, राइट। बट अगर आप बोलें डॉक्टर इसमें डेंजर साइंस क्या है, तो डेंजर साइंस है कि अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, उसका जो सांस, जो रेस्पिरेटरी रेट है, सांस लेना बढ़ गया है, 2 हड्डियों के बीच में खड्डे पड़ रहे हैं, बच्चा ब्लू हो रहा है, राइट, या फिर आवाज़ आ रही है, दीज आर द डेंजर साइंस। वो नॉर्मल, अब जैसे बच्चा बड़ा हो गया, 4-5 years का हो गया, वो नॉर्मल चीज़ ही नहीं कर पा रहा है, वो कह रहा है कि डॉक्टर ये चलते चलते भी थक जा रहा है, या वो सो जा रहा है और ब्रीथ कर रहा है, दीज आर द डेंजर साइंस, जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, तो एकदम माइल्ड कोल्ड और कॉफ में इतना डरने की कुछ बात नहीं है। अगर उसके साथ ये सारे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाले सिम्टम्स है तो आपको उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो अगर बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि कॉफ आया जाता ही नहीं है, महीनों से कॉफ चल ही रहा है, तो देन वी थिंक मोर अबाउट एलर्जिक। तो ऐसे केसेस में हम इसको कैसे टैकल करें? जो इन्फेक्टिव रहता है ना, वो 7 to 14 days में ठीक हो ही जाता है विथ मेडिसिन, बट जो एलर्जिक रहता है ना, वो बार बार आता रहता है।
सो एलर्जी में होता क्या है कि वो एलर्जन की वजह से आपकी जो म्यूकोसा है ना वो ज़्यादा सिक्रीट करते हैं म्यूकस, और आप ये नोटिस करेंगे डे टाइम में कफ कम होगा, बट जब बच्चा लेटता है तो ज़्यादा कफ होगा। कि वो क्यों होता है? पोस्ट नेजल ड्रिप, कि जब ये नाक में से जो म्यूकस है वो नीचे जाके टिकल करता है हमारे लैरिंग्स फेरिंग्स को, और वो वार्निंग साइन देता है कि ये लंग के अंदर जा सकता है, वी स्टार्ट कफिंग। सो इट्स अ प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स, कफ इज़ अ प्रोटेक्टिव रिफ्लक्स। एंड बच्चा खांसने लगता है, एक बार बहुत खांसेगा, उल्टी कर देगा, फिर 4-5 घंटे के लिए सो जाएगा, राइट। सो कफ इज़ वेरी कॉमन जब थ्रोट इरिटेशन होता है, जैसे एलर्जीज, बहुत कॉमन एलर्जी, जैसे बच्चे ने कलर वाली चीज़ खा ली, कुछ बच्चे ने पीनट खा लिया, किस बच्चे ने चॉकलेट खा लिया, या कोई बच्चा बहुत टाइम के लिए एसी में रहा, तो वो इरिटेशन के कारण उनको कफ इंड्यूस हो जाता है, एंड वो कफ काफ़ी टाइम तक जा सकता है। आई विल गिव यू एग्जांपल। एक बच्चा था मेरा, 4 इयर्स पे मेरे पास आया था, घूम घाम के आया था काफ़ी जगह से, और उसे बहुत कफ रहता था, बहुत कफ रहता था, और कफ जाता ही नहीं था। हिस्ट्री पूछी तो बीच में 1 महीने के लिए कफ चला गया था जब उसका दूध बंद किया था, बट अब मम्मा डैडी के साथ वो पेरीफेरी से आया था, तो उनके घर में गाय भैंस भी थी, तो बाकी फैमिली मेंबर की हमारा बच्चा दूध नहीं पिएगा कैसे चलेगा, हमारा बच्चा दूध नहीं पिएगा कैसे चलेगा, एंड वो दूध पीता था और बच्चे को कफ होने लगता था, तो उसका दूध बंद करा दिया एंड उसका कफ ठीक हो गया। सो ऐसे एलर्जीज़ होते हैं जो हर मम्मा को पता होना चाहिए किस चीज़ों से इंड्यूस होती है। दे आर मैनी जो कैंडीज़ खाते हैं, वो ऑरेंज कैंडीज़ या कुछ, उसके बाद कफ के साथ आते हैं, राइट। सो एलर्जीज आर वेरी कॉमन, एंड उसमें देयर इज़ नो इलाज, मेडिसिन दे सकते हैं बट कब तक मेडिसिन देंगे, तो बेटर है कि वी अवॉइड इट। या तो अगर हम ऐसे एलर्जन, सबसे कॉमन 5 एलर्जन के बारे में बात करें तो यूजुअली बेरीज की एलर्जी, Yes. पीनट Yes, नट्स की yes, very एलर्जी, common. एग की Egg. एलर्जी, मिल्क की Milk. एलर्जी। इसके अलावा कुछ और है जो आप रेगुलरली देखते हो? कलरेंट, यस, फूड हाँ, कलरेंट की एलर्जी। कलरेंट है। देन उसके बाद आई हैव सीन काफ़ी जनों को ग्लूटेन की भी एलर्जीज होने लगी है, पर उसमें कफ कोल्ड इतना नहीं होता, उसमें कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद मैंने देखी नट्स, जैसे आलमंड की एलर्जी, एंड अखरोट की एलर्जी, जिसमें बेबी को पूरे बॉडी में रैशेज आ गए। एंड देन सेंट्स, जो परफ्यूम सेंट्स रहते हैं, काफ़ी बच्चों को उसकी एलर्जीज रहती है, बट पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड, एकदम अच्छे सेंट्स लगा के आते हैं कि दिस इज़ वेरी प्रीमियम, इससे तो नहीं होना चाहिए, बट दैट बेबीज हैव एलर्जीज, सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज़ वेरी गुड पॉइंट, जो काफ़ी हद तक ओवरलुक हो जाता है। तो yes. ये सब देखनी चाहिए अगर उस बेबी को बार बार कफ हो रहा है तो हमें पता है कि कफ तो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी का, तो हम यूजुअली कफ सप्रेसेंट्स और वो सब ऐसे नहीं देते, तो कफ सिरप देनी चाहिए कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर बहुत खांसी आ रही है, दवाई दे दो कि रुक जाए, राइट। सो फिर से हम बेसिक से पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं, कफ इज़ गुड, राइट। खांसी कर रहा है ताकि जो भी कफ है वो निकल जाए। कफ सप्रेसेंट वी डोंट एडवाइज। पेरेंट्स को ऐसा लगता होगा कि हमने खांसी की दवा दे दी ठीक हो जाए, बट वो एंटीहिस्टामिनिक्स रहते हैं और या म्यूकोलाइटिक रहते हैं जो कफ को ढीला करके निकाल दें, राइट। बट वी डू नॉट एडवाइज कफ सप्रेसेंट। 4 साल के नीचे तो वी डू नॉट। उसके बाद अगर देना पड़ता है देन वी आर वेरी विजिलेंट कि कैसे बच्चा कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है। एग्जैक्टली तो ये मैं एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये, और मैं चाहती थी कि सारे पेरेंट्स को ये पता हो, क्योंकि सब लोग कफ भी हो जाए कैसे कफ को सप्रेस करें उसके बारे में सोचते हैं, लेकिन जो कफ सिरप में भी सिर्फ एंटीहिस्टामिन्स ही होते हैं, जिससे थोड़ा सा बच्चा को नींद जैसा आए, वो एलर्जी इरिटेशन जो थ्रोट में हो रही है उसी को कम करता है। कफ को सप्रेस करना इज नॉट व्हाट वी वांट। तो कोल्ड एंड कफ के लिए कब एक पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए? क्या है ऐसे साइंस जो थोड़ा पेरेंट्स को अलर्ट करनी चाहिए कि अब डॉक्टर को विजिट करो? सी, एक चीज़ ध्यान रख लो, सर्दी खांसी होने ही वाली है, राइट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि वेदर में बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं जिससे आपके बॉडी को इम्यून होना है, राइट। एंड उसके बाद ही आप तैयार हो जाओगे आगे एडल्टहुड के लिए, राइट। सो कफ कोल्ड होना ही है। डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर बच्चा खांसी करता ही रहे, खांसी रुक ही नहीं रही है, इट इज़ मोर देन 3 days और कंसिस्टेंट खांसी चल रही, राइट, या बेबी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, बेबी इज़ नॉट एबल टू ब्रीथ, बेबी दूध नहीं पी पा रहा है, या फिर जैसे मैंने कहा कि
पसलियाँ जो है वो बहुत तेज़ चल रही हैं, बेबी बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, चलने में या नॉर्मल एक्टिविटी करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, या वो एक जगह पे ही सोया है, राइट, दैट मीन्स इट्स एन इमरजेंसी, गो एंड मीट योर डॉक्टर। ओके, तो सिर्फ सर्दी खांसी हो तो नथिंग टू वरी, उसके साथ साथ ये सब सिम्टम्स हो जहाँ पे लग रहा है कि बच्चे थोड़े बीमार Yes, पड़ yes. रहा है, तो तब जाके आपको पीडियाट्रिशियन को Yes. कंसल्ट करना चाहिए। तो क्या हम घर में ऐसे कर सकते हैं प्रिवेंट करने के लिए कोल्ड एंड कॉफ? ऐसे कुछ है घर के नुस्खे या कुछ ऐसे प्रिकॉशन जो पेरेंट्स ले सके ताकि बच्चे को ज़्यादा कोल्ड कॉफ ना हो? सी आई थिंक एज अ पीडियाट्रिशियन मेरे से ज़्यादा जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको पता है। लेट्स रिक्वेस्ट देम कि राइट इन द कमेंट बॉक्स, ताकि दूसरे मॉम्स को भी पता चले कि आपको किससे हेल्प हुई थी, राइट। मेरा जो फेवरेट है वो है कि 1 कप गर्म पानी करो, राइट, उसमें 2 लौंग डालो, आधा चम्मच अदरक, राइट, और बच्चा 1 साल से बड़ा हो गया है तो गुड़, ये दे के बच्चे को सुबह शाम 2-2 चम्मच पिलाओ। ये बच्चे के गले को शांत करता है और नाक को खोल देता है, राइट। और भी चीज़ें हैं, जैसे 1 साल के बाद पेरेंट्स हनी देते हैं, थोड़ा हनी और हल्दी लगा के चटा देते हैं। सो ये जो घर के नुस्खे ना वो काम क्या करते हैं, एक तो वो डिकंजेस्टेंट जैसे काम करते हैं, नाक खोल देते हैं, और जो गला है जो इरिटेट होता रहता है उसको ना वो सूद करता है। तो जैसे ही गला सूद होता है बच्चे को अच्छा लगता है। घर के नुस्खे करने में कोई तकलीफ नहीं है, राइट। मेडिसिन से पहले डेफिनेटली आप वो कर सकते हैं। इवन मेरा एक प्रिस्क्रिप्शन देखेंगे तो नीचे घर का नुस्खा रहता ही है, दैट वर्क्स, राइट। बट आपको आपके बेबी में डेंजर साइंस पता होना चाहिए, जो हमने पहले डिस्कस किया कि अगर वैसा कुछ हो तो गो एंड मीट योर डॉक्टर। बिल्कुल, वही है कि घर के नुस्खे करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कब घर के नुस्खे करने चाहिए और और कब कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो बहुत ज़रूरी है समझना। Yes. कि उसमें डिफरेंस, अगर बार बार खांसी हो रहा है तो लाइक यू सेड सूद करने से थोड़ा सा वो थोड़ा बच्चा बेटर तो फील करता ही है। और एक और चीज़ है कि एसी बंद करनी चाहिए, फ़ैन बंद करनी चाहिए जब बच्चे को कोल्ड कॉफ होता है तो, या अगर हम तेज़ एसी करके सोते हैं तो ज़्यादा बच्चे का चांस होता है कोल्ड कॉफ होने का। उसमें क्या ट्रूथ है? सी ये ना एक मिथ है, अभी मैं बहुत कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। एसी एंड फैन कफ कोल्ड कॉज करते हैं। ठंडा पानी पीने से कफ कोल्ड कॉज होता है? नहीं होता है, राइट। बट होता क्या है, जब ये एसी या फैन आप चालू रखते हैं तो इसका जो एयर रहता है ना वो ड्राई एयर रहता है, राइट। सो आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म है दैट इज़ नोज़ एंड गला, इसको ड्राई कर देता है और इरिटेट करना चालू कर देता है, एंड इसके लिए कफ इंड्यूस होना चालू हो जाता है, राइट। सो एसी आप चालू कर सकते हैं, बट वही है कि ह्यूमिडिफायर आपके पास होना चाहिए, या फिर आपने जब एसी चालू है बच्चा सो रहा है तो एक भगोने में पानी भर के वहाँ पे रख दिया है जो ह्यूमिडिफाई कर रहा है। तो इट्स नॉट द टेम्परेचर, लेकिन जो ड्राइनेस है उसकी वजह से ये इरिटेशन हो रहा है। तो आइसक्रीम खाने से क्या कफ होती है? सबको नहीं होता है, बहुत बच्चे हैं जो आइसक्रीम खाते हैं उनको कुछ नहीं होता है, बट येस कुछ बच्चे रहते हैं जो प्रोन रहते हैं कि जैसे ही थोड़ा भी बहुत ज़्यादा ठंडा पी लिया या ठंडा खा लिया तो उनको इरिटेशन होता है, एंड इरिटेशन के कारण दे स्टार्ट कफिंग या स्नीजिंग। बट ये आप देखेंगे ना, दिस विल लास्ट फॉर 24 to 48 आवर्स, एंड उसके बाद वो चला जाता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको पैनिक होना चाहिए, और कोई पेरेंट्स पैनिक भी नहीं होता है, बहुत कम होते हैं जो पैनिक होते हैं। और अगर ये बहुत टाइम तक चल रहा है और इसके साथ फीवर भी आ गया तो समझ लो कि बच्चे को पहले से एक वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है और ये आइसक्रीम ने उसको एक्सेजरेट कर दिया। बेसिकली वही है कि जो कोल्ड टेम्परेचर है वो होम्योस्टेसिस जो बोलते हैं थ्रोट में, उसको थोड़ा डिसबैलेंस कर देता है। उसकी वजह से वो वायरस या बैक्टीरिया थोड़ा ओवरग्रो करने लगता है। तो एक्चुअली आइसक्रीम की वजह से नहीं है, लेकिन जो इन्वायरमेंट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया उसकी वजह से है। तो हाँ, अगर अवॉइड कर सकते हो तो बेस्ट रहेगा, स्पेशली अगर बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो। और क्या डॉक्टर सूप देनी चाहिए कॉफ में? कुछ ऐसे गर्म चीज़ें पिला के बच्चों को कॉफ में थोड़ा कुछ राहत मिल सकता है? यस, अब सूप भी जो है ना, जैसे थोड़ा सा ल्यूकवार्म या गर्म सा रहेगा, और जब हम वो पियेंगे तो वो गले को सूद करेगा, राइट, एंड ईजी टू डाइजेस्ट रहेगा। सो दैट इज़ डेफिनेटली एडवाइजेबल। और अगर वहाँ पे थोड़ा कफ कुछ रहेगा, ये सूप वो तोड़ भी देगा,
सो ईजिली वो जो गले में अगर कुछ फंसा हुआ है तो वो नीचे चला जाएगा, स्लाइड कर Slide. देगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो स्पूटम है वो एकदम थिक ठीक हो बन जाता के है, वहाँ yes, प्लग जैसा हाँ, बन plug जाता जैसा बन है, जाता तो है। हम जब भी इधर स्टीम लेते हैं या कुछ गर्म पीते हैं तो वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है और आराम से चला Yes. जाएगा। और एक और चीज़ हमें पता है कि जो कफ है वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और बच्चे जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो प्रॉपर्ली एक्सपेक्टोरेट नहीं कर पाते, अपने जो स्पूटम है उसको नहीं निकाल पाते, तो फिर वॉमिटिंग हो जाती है। तो क्या वॉमिटिंग अगर बच्चे को हो तो डरनी चाहिए? क्या है कंटेंट्स वॉमिट का जो शुड रेज एन अलार्म? उसके बारे में थोड़ा, कॉफ के साथ वॉमिट। दिस इज़ वेरी कॉमन। जो रात वाला जो आपने सिनेरियो बताया ना, उसकी बच्चे ने बहुत खांसी किया, उसके बाद उसने उल्टी कर दिया एंड डॉक्टर जो खाया था सब निकाल दिया। अब ये उल्टी समझूं या कफ समझूं? अब होता क्या है, जब हम जोर से कफ करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हम टमी से लगाते हैं, राइट। सो कफ तो निकल रहा होता है, बट कफ के साथ वो वॉमिटिंग, पेट में जो भी कंटेंट रहता है वो सब निकल जाता है। बट आप नोटिस करिएगा, जब कफ के बाद बच्चा वॉमिट करता है ना, आफ्टर 10-15 मिनट्स यू विल से उसके बाद ना बच्चा शांत हो गया, ही स्टार्टेड प्लेइंग, उसको रिलीफ मिल गया, या वो सो गया, या आफ्टर हाफ एन आवर ही वाज आस्किंग मुझे खाना दे दो, राइट। सो अगर बच्चे ये सब चीज़ें कहता है दैट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। बट अगर वो परसिस्टेंट कफ के साथ वॉमिटिंग कर रहा है या कभी कफ नहीं कर रहा, वॉमिटिंग ही कर रहा है, देन इट इज़ अ डेंजर साइन, गो टू योर डॉक्टर। और एक और क्वेरी होती है कि क्या बच्चे को स्विमिंग के लिए भेज सकते हैं अगर बच्चे को कोल्ड कॉफ है तो? सी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, ये एडवाइजेबल नहीं है। दो चीज़, एक तो बच्चा स्विमिंग करने जा रहा है, वहाँ पे और बच्चे होंगे, उनको भी हो जाएगा, इन्फेक्ट कर देगा। एंड दूसरा, पानी ठंडा है गर्म है वी डोंट नो, एंड पहले ही उसमें क्लोरीन रहेगा जो बच्चे को इरिटेट कर सकता है और वो कफ कोल्ड एक्सेजरेट हो सकता है। ओके। और एक और मिथ है, स्पेशली पेरेंट्स जिनकी लड़कियां हैं जो लंबे बाल रखते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं कोल्ड कॉफ है तो बाल मत धोना, या बाल क्या वेट रहने से स्कैल्प में लंबे समय के लिए उससे भी कोल्ड कॉफ ज़्यादा ख़राब हो सकती है? नहीं, मतलब इसका कोई रिलेशन नहीं है। बट इसके साथ मुझे एक चीज़ याद आया जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जब न्यूबॉर्न्स होते हैं तो वो एक स्ट्रिक्ट रूल होता है कि अगर मम्मा ने बाल धोए, राइट, सो न्यूबॉर्न बेबी को कफ या कोल्ड हो जाएगा। तो इट्स अ मिथ, देयर इज नो रिलेशन ऑफ इट, राइट। सो आप सर्दी खांसी में भी बाल धो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके। तो डॉक्टर, क्या एक रेगुलर कॉफ निमोनिया बन सकती है? क्या ऐसे साइंस है जो पेरेंट्स को देखनी चाहिए कि वो अभी सीरियस हो गई है? अब निमोनिया होता क्या है कि आपका जो लंग है, जहाँ से आप ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं, अगर वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, राइट, सो वहाँ पे प्लग्स बन जाते हैं, या वो पर्टिकुलर लोब जो होता है वहाँ पे इन्फेक्शन होके एक बड़ा सा डेड एरिया हो जाता है जहाँ पे उस टाइम के लिए बच्चा ब्रीद नहीं कर पाता है, राइट। इसे हम निमोनिया कहते हैं। ये किसी भी बैक्टीरिया एंड वायरसेस से हो सकता है। कफ कोल्ड तो था बेबी को, उसके साथ फीवर भी आ रहा है, मेडिसिन दे दी वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी चालू हो गया है, राइट, एंड इम्प्रूव नहीं हो रहा है बेबी, इट्स बिन 3 days 7 days 10 days, सो डेफिनेटली दिस मे बी द साइन ऑफ निमोनिया, राइट। अब इसमें वायरल निमोनिया भी होता है, बैक्टीरियल निमोनिया भी होता है, राइट। सो रेगुलर चेकअप विद द डॉक्टर, और बच्चा अगर नॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहा है विद कफ कोल्ड, देन वी गो फॉर टेस्ट, लाइक एक्सरे एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है निमोनिया है या नहीं है। तो एक्सरे के अलावा कुछ और कब ब्लड टेस्ट करने चाहिए? वो यूजुअली डॉक्टर ही गाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ है हाँ, चीज़ें? तो अगर जैसे सिर्फ कफ कोल्ड है, बच्चा खेल कूद रहा है, एंड अगर वो मोर देन 7 days हो गए हैं, या फिर कफ कोल्ड है इसके साथ हाई ग्रेड फीवर आ गया है, या ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ गया है, देन वी डू ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट कि कौन सा इन्फेक्शन है जिसके कारण ये हुआ है। ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे साइंस दिखे, जैसे कि बच्चा प्लेफुल नहीं हो रहा है, या फीवर घट नहीं रही है, या कफ और ख़राब हो रहा है, तो देन यू कैन कंसल्ट अ पीडियाट्रिशियन, करेक्ट। और डॉक्टर, कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आप रेकमेंड करते हो जो जिनको बार बार सर्दी खांसी होती है, या बार बार बच्चा बीमार पड़ रहा है मान के चलो, तो उसके लिए कुछ सप्लीमेंट्स है जो बेहतर कर सकता है? देयर आर सो मेनी इन द मार्केट, राइट, एंड काफ़ी उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, काफ़ी उसे कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑफ नो यूज़। आपको क्या करना है, आपकी बेबी की इम्यूनिटी के बूस्टअप के लिए सबसे पहला, आपका बेबी शुड स्लीप वेल, राइट। आई हैव सीन मेनी बेबीज़ जो 11-12 बजे सोते हैं बिकॉज पेरेंट्स लेट आते हैं। अगर स्लीप ही अच्छा नहीं होगा तो इम्यूनिटी बूस्टअप नहीं होगा, बिकॉज स्लीप
में बच्चे का इम्यून रिपेयर होता है, राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन एक्सरसाइज. क्या आपका बेबी खाली स्क्रीन ही पे देखता है या बाहर आप लेके जाते हो, विटामिन डी सन से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. देन फूड, राइट. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइट. काफ़ी पेरेंट्स कंप्लेन नहीं खाता है, राइट. बट नहीं क्यों खा रहा है? क्या आप अपने बेबी को अवेयर कर रहे हो? क्या आप उसके सामने बैठ के खा रहे हो, राइट. क्या आपने बाउंड्रीज रखी है कि नहीं खाना ही है? कीप डू इट फॉर 21 days. देखो अगर नहीं खाए तो चेंज माय नेम. ब्रेस्ट फीडिंग जिस मम्मा ने कराया है, ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. उन बेबीज़ को कॉम्प्लिकेशंस और सीवियर इन्फेक्शंस कम होते हैं. लास्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट, वैक्सीनेशंस, राइट. जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जिस बेबी ने अच्छी तरह से वैक्सीन्स लगाए हैं उनको वो पर्टिकुलर डिजीज़ तो होने वाला ही नहीं. अगर हुए भी तो इट विल बी वेरी माइल्ड. तो वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लस अगर आपको सप्लीमेंट्स लेना है, इफ़ यू हैव डाउट ऑन योर सेल्फ कि आप नहीं, अब सप्लीमेंट्स क्या है, आप बादाम लो, आप अखरोट लो, राइट. फिर आप पिस्ता लो, राइट. आप विटामिन सी दो. आप बेबी को सन में बाहर ले जाओ, उसको विटामिन डी मिलेगा, राइट. आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दो विच इज़ आयरन. अगर आप ये सब दे सकते हो और आप दे रहे हो तो सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है. बट अगर इफ़ यू आर बिजी और यू थिंक योर बेबी इज़ नॉट एट ऑल ईटिंग तो आप सप्लीमेंट्स दे सकते हो. बट उसमें शुगर होता है. देयर इज़ अ मिथ कि शुगर नहीं है या नहीं, शुगर होता है, राइट. विच इज़ डेफिनेटली नॉट गुड फॉर द बेबी. बट आप कुछ भी चीज़ खाएं जिसको टेस्टी बनाना है, उसमें चीज़ें होंगी विच इज़ नॉट गुड फॉर द बेबी. करेक्ट. मेरा भी यही मानना है कि मैं तो एब्सोल्युटली एकदम सप्लीमेंट्स के नॉट अगेंस्ट, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टेकिंग सप्लीमेंट्स. क्योंकि लोग ऐसे हो गए कि इतना सारा सप्लीमेंट्स ले रहे थे, वो सप्लीमेंट की तरह उसको नहीं ले रहे, वो मेन चीज़ की तरह बना रहे हैं. तो एक्चुअली वो सप्लीमेंट ही होता है. अगर आपको एक्चुअली डेफिशिएंसी है या ज़रूरत है तो ही ले. और बच्चों को भी इससे सप्लीमेंट और वो सब से बेटर है कि आप उनकी लाइफस्टाइल चेंज कराएं. ये हैबिट्स विच इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट. आई हैव अ चाइल्ड हु इज़ 4 years old. वेरी डिफिकल्ट टू फीड. काफ़ी मुश्किल होता है इसको स्टिक करना. लेकिन trying to introduce ये पूरा information to the child कि क्या healthy है क्या नहीं, that might take time but in the long run more beneficial than giving supplements. And दूसरा क्या, अगर मैं अभी कह दूंगा सप्लीमेंट्स दो तो पेरेंट्स एफर्ट्स लेना बंद कर देंगे. वो घर की चीज़ देंगे नहीं है. सप्लीमेंट्स दे दिया, डॉक्टर ने बोला ये सप्लीमेंट दे दो, अब तो घर की चीज़ क्या देनी है. अब आज से 30 साल पहले सप्लीमेंट्स कहाँ थे? द पेरेंट्स आर डूइंग द बेस्ट, राइट. यू आर मेंटली स्ट्रांग. आपके बेबीज इतने मेंटली स्ट्रांग हो ही नहीं पाएंगे जितने आप थे और आपके पेरेंट्स हैं. बिल्कुल उतने हम नहीं हो पा रहे, राइट. सो उनके पास कहाँ सप्लीमेंट्स था. सो यू शुड बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग विद योर बेबी. हाँ बिल्कुल. ये बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के चक्कर में भी ना, आई थिंक वी आर टेकिंग दैट विल पावर अवे फ्रॉम देम कि उनको कैसे डिसिप्लिन किया जाए. कितनी चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं लगती करने में लेकिन करनी पड़ती है. तो वो भी ओवर टाइम समझाना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है. यस. सो ऑफ द टॉपिक बात है, बट आई वांट टू टेल, जैसे आपने बोला विल पावर चाहिए और समझाना जरूरी है, बाउंड्रीज, राइट. ये मैं हमेशा कहता हूँ, मतलब जो भी मेरे पेरेंट्स होंगे उनको ये पता होना चाहिए कि प्यार और बाउंड्री ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ है. अब बाउंड्री क्या है कि जैसे आपने बोला आपका 4 year का बेबी है और अगर उसने आपने टॉफ़ी रखी थी कि एक टॉफ़ी खा सकता है, अब उसने दूसरी मांगी और वो रोना चालू कर दिया, राइट. अब वहाँ पे यू शुड नो कि दैट इज़ द बाउंड्री कि नो आई विल नॉट गिव इवन इफ ही इज़ क्राइंग. अब ये मिथ है कि बच्चा रोएगा तो ब्रेन में उसको हो जाएगा. यू बेबी इज़ बिग इनफ, राइट. एंड ये बाउंड्री रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू कैन नॉट हैव 2 नाउ, बिकॉज आज अगर आप 2 मांग रहे हो, कल आप 3 मांगोगे, कल आप फरारी मांगोगे. जब आप बड़े हो जाओगे, मम्मा मुझे तो ये चाहिए, मेरे फ्रेंड के पास ये है. सो बाउंड्री जब हम सेट करते हैं तो इमोशंस रेगुलेट होते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज. ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, अबाउट बाउंड्रीज. कभी कभी मुझे लगता है रादर देन किड्स नाउ, पेरेंट्स को भी ऐसा हो जाता है कि काट लो ये टाइम, तो इसके लिए भी इजीली गिव इन. तो ये गिव इन नहीं करना है कि ये टैंट्रम को एंड करने के लिए हम बोलते हैं कि हाँ चलो खा लो चॉकलेट, लेकिन वो रीइंफोर्समेंट वो गलत वे में हो रहा है कि नेक्स्ट टाइम फिर वो टैंट्रम और ज़्यादा ख़राब होगा और बच्चा को भी पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा मैं रोऊंगा तो मुझे मिल ही जाने वाली है. तो या दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट वी एज पेरेंट्स ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि वो समझे और हम अपने बिहेवियर को सही करें कि इतना जल्दी से गिव अप ना करें. आई थिंक इसमें तो एक और पॉडकास्ट बन जाएगा हमारा, राइट. बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ इन शॉर्ट अगर मैं बताना चाहूँ ना, वी पेरेंट आर नॉट कंसिस्टेंट. अगर वो कंसिस्टेंसी, अगर मतलब जो पेरेंट कंसिस्टेंसी मैनेज कर लेता है, राइट, उनके बेबीज़ जैसे पेरेंट्स चाहिए वैसे बिहेव करते हैं, राइट. और जो नहीं कर पाता है,
जो बहुत जल्दी, जैसे आपने कहा, गिव इन कर देता है। फिर वो बेबी के ब्रेन में वो मॉड्यूलेट ही नहीं होता है कि मुझे कैसे बिहेव, आज तो ऐसा किया, आज मैं रोया था तो दे दिया था, अब कल नहीं दिया था, परसों शायद फिर से दे दिया, तो बच्चे को कैसे बिहेव करना है वो उसे पता ही नहीं चलता है। This is an important thing. हाँ, good topic for the next podcast. Okay, तो कॉफ के बारे में एक और चीज़ है कि वेपोरब, जो विक्स की वेपोरब है या कोई भी ब्रांड की वेपोरब है, ये क्या काम करती है, हेल्प करती है बच्चे को? अब ये जो है ना, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर जब आप उसका कंटेंट देखें और उसमें कैम्फर हो, कैम्फर मतलब कपूर, कपूर इज़ डेंजरस फॉर द बेबीज, राइट। अगर वो बच्चे ने कपूर खा लिया तो वो बहुत टॉक्सिक रहता है। सेम जब बच्चा स्मेल करता है तो भी वो इरिटेट करता है, राइट। सो पहले तो विक्स वेपरअप में कैम्फर आता था, तो इट वॉज नॉट एडवाइजेबल फॉर द बेबीज लेस देन 2 years। अब जो है ना, नए ब्रांड्स आए हैं शायद, जहाँ पे वो कैम्फर उन्होंने निकाल दिया है। सो यू कैन अप्लाई आफ्टर 1 year, या बेबी रब्स आते हैं, जस्ट रीड द लेबल। अभी मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें कैम्फर है कि नहीं, बट अगर कैम्फर नहीं है तो यू कैन यूज़। ओके, तो कैम्फर इज समथिंग यू नीड टू अवॉइड इन वेपोरब्स। और वो कैसे यूज़ करना चाहिए अगर कोई चाहता है तो, और कितना क्वांटिटी में? क्योंकि मैं देखती हूँ कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लीप जैसा ही लगा देते हैं, तो कौन सी एरिया में यूज़ करना चाहिए, कितना क्वांटिटी में बेबी रब यूज़ करना चाहिए ताकि वो बेबी को थोड़ा सूद करे? अब वो जो है ना, इट इज़ लाइक अ सूदिंग एजेंट या डीकंजेस्टेंट, राइट। सो कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे और ये पूरे फेस पे लगा देते हैं। नॉट एडवाइजेबल। आप छाती पे लगाओ, राइट, पाम में लगाओ और सोल पे लगा दो। सो वहाँ से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड उसको जितना ऐड करना है उतना ऐड कर लेगा, और बहुत भर के नहीं लगाना है, राइट। सिर्फ आप फिंगर में थोड़ा सा ले लो। स्मेल भी जो होना चाहिए बहुत स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लाइट स्मेल। और ये कैम्फर से अच्छा हमारे घर में ही अवेलेबल रहता है अजवाइन। आप अजवाइन को रोस्ट करो, राइट, उसको एक सूती कपड़े में बांध दो, उसमें एक आप गार्लिक ले सकते हो। अगर बच्चा छोटा भी है, न्यूबॉर्न भी है, 6 months का है या 2 years का है, आप वो बांध के गले पे रख देंगे, उसका जो स्मेल रहेगा दैट विल वर्क बेटर देन बेबी रब्स, आई कैन गारंटी। ओह, सो दैट्स अ गुड होम रेमेडी दैट सब लोग कर सकते हैं थोड़ा सा सूद करने के लिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा? ये बहुत अच्छा डीकंजेस्टेंट है, राइट। वो नेजल ब्लॉकेज है उसको रिलीव करता है, राइट, एंड सूदिंग एजेंट। ओके, सो दैट इज समथिंग यू कैन डू रादर देन अप्लाइंग टू मच ऑफ वेपोरब। ये एक अच्छा सोल्यूशन है। ठीक है, तो हमने कफ को भी आई थिंक बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर लिया। नाउ नेक्स्ट जो पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं वो है डायरिया। तो मैं ये चाहती हूँ कि समझाना कि डायरिया क्या होता है और क्यों होता है पहले तो। ओके, सो डायरिया क्या है, उससे पहले ना मैं आपको बता दूं कि बच्चे की पॉटी हिस्ट्री बर्थ से लेके 5 साल का हो जाए तब क्या नॉर्मल होता है। एक बच्चा जो बॉर्न होता है वो स्टार्टिंग में मेकोनियम पॉटी करता है, दैट इज़ डार्क ग्रीन पॉटी, राइट। वो 2-3 दिन तक रहेगा, पेट साफ हो गया, उसके बाद वो येलोइश पॉटी करना चालू कर देगा। अब ये पॉटी जो रहेगा ना, वो बच्चा एक दिन में 15 बार करे तो भी चलता है, या छोटा छोटा जिसे हम चरक कहते हैं वो करे वो भी चलता है, या 5 से 7 दिन में एक बार करे तो भी चलता है। हमें ये देखना है कि बच्चा डिस्कम्फर्ट नहीं है, वॉमिट नहीं कर रहा है, क्राई नहीं कर रहा है, स्लीप अच्छी ले रहा है, दूध अच्छी तरह पी रहा है। फिर जैसे ही बच्चे 3 महीने के होते हैं, 3 to 5 months में एक बहुत वरीसम चीज़ होता है पेरेंट्स के लिए कि सडनली बच्चा ग्रीन पूप करना चालू कर देता है या म्यूकस वाला पूप करना चालू करता है। ये क्यों करता है? बिकॉज बच्चा हाथ मुंह में डालता है, थूक बनता है, इसके लिए। फिर 6 महीने पे आता है, जब बच्चा कुछ खाना खाता है, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करता है, तो बच्चा लूज स्टूल करना चालू कर देता है, या जो खाया वो निकालना चालू कर देता है। एंड इस एज में कॉन्स्टिपेशन भी किसी बेबीज़ को होते हैं। एंड देन उसके बाद बाई 9-10 months जब बच्चा खाना सब चालू कर देता है, फिर उसका पॉटी नॉर्मल स्टेब्लिश हो जाता है। अब डायरिया क्या है? डायरिया है कि अगर आपके बेबी के पेट में कुछ चीज़ पचा नहीं, वो तुरंत निकाल देगा, इसे हम डायरिया कहते हैं। वाटरी कंसिस्टेंसी रहता है या पूरा पानी जैसा निकालेगा, राइट। उसके साथ म्यूकस भी हो सकता है, उसके साथ ब्लड भी हो सकता है। होता क्यों है? इट कुड बी अ वायरल डायरिया, बहुत कॉमन है, रोटा वायरस सबने सुना होगा, और बहुत सारे वायरस है जिसके कारण हो सकता है। बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है।
एंड कभी कभी एलर्जीज के कारण भी होता है कि एक बार ये खाया नहीं पचा और बच्चे ने पूरा पॉटी कर दिया या ब्लड पॉटी भी कर दिया, राइट. सो दिस इज डायरिया. और कितने एपिसोड्स के बाद डरना चाहिए? मतलब एक एपिसोड डायरिया होगा तो उसमें कुछ डरने की बात है या? सी लूज स्टूल जो है ना, एपिसोड से ज़्यादा बच्चों में हम कहते हैं वी नीड टू सी एक्टिविटी एंड साइंस, राइट. जैसे बच्चे ने पॉटी करना चालू किया, अगर वो दिन में 4-5 बार लूज स्टूल कर रहा है बट ही इज़ प्लेफुल एक्टिव, यू शुड नॉट वरी. अगर बच्चे ने 1 घंटे में ही 20 टाइम्स कर दिया, किसी चीज़ की एलर्जी हो गई, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गया, 10 बार कर दिया उसने और बच्चा एकदम शांत हो गया, तो हमें डरना चाहिए. सो डायरिया जब होता है ना, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना है एंड वो है डिहाइड्रेशन. डिहाइड्रेशन मतलब क्या, कि बच्चे ने इतना ज़्यादा पॉटी किया कि शरीर में से पूरा पानी निकल गया. और अगर पानी निकल जाता है और डेंजर वाला डिहाइड्रेशन, जिसे हम सीवियर डिहाइड्रेशन कहते हैं, उसमें क्या होगा, जो एंटीरियर फंटनल है जो 18 से 2 महीने पे बंद होता है, वो अंदर दबा हुआ होगा. ये छोटे बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है चेक करने में, राइट. उसके बाद आँखें अंदर चली जाएंगी, दबी दबी रहेंगी. जैसे अभी हमारे फेस पे ग्लो है, हम बात कर रहे हैं, हम एकदम, अभी हमारे पास एनर्जी नहीं रहेगी. हमारा स्किन, जब आप स्किन उठाओगे ना, बहुत ईजिली उठ जाएगा. देन सुसु दिन में 6 बार से कम या 8 घंटे के बाद भी सुसु बच्चे का नहीं होगा. एंड अगर आपको सीवियर डिहाइड्रेशन देखना है तो आप या तो बच्चा सुसु ही नहीं करेगा, या सुसु करेगा तो इतना डार्क ऑरेंज या रेड कलर का सुसु करेगा, दैट मीन्स कि बेबी के शरीर में पानी की कमी है, राइट. और टंग हाँ, और माउथ एकदम ड्राई हो जाएगा. हिल नॉट वॉक, उसे सोना पसंद रहेगा, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, राइट. सो ये सब चीज़ अगर लूज स्टूल के साथ हो रहा है, डेंजर साइन. ओके. तो अगर बच्चे को डायरिया हो रहा है तो हम डिहाइड्रेशन कैसे प्रिवेंट करें? क्या दे? ORS जो पैकेज्ड ORS है वो और घर में बनाने वाले ORS में क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा समझ. सो अगर बच्चा पॉटी कर रहा है, इसका इलाज भी सबके पास होना चाहिए. जैसे हमने फीवर की बात की थी, राइट. सो एन इलाज है ORS, राइट. अब व्हाट इज़ ORS? काफ़ी लोग कहते हैं कि ORS पिला दो. सो ORS क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में सुनाओ तो आपके जो ब्लड में जो पानी है, जिस मात्रा में शुगर होना चाहिए, जिस मात्रा में सोडियम होना चाहिए, जिस मात्रा में पोटेशियम होना चाहिए, वो ORS है. 245 मिलीमोल्स होता है, राइट. सो सिंपल लॉजिक क्या है कि जब बच्चा पॉटी करता है तो जो फ्लूइड लॉस हो रहा है, आप बच्चे को पानी पिलाओ ताकि वो फिर से एब्जॉर्ब हो जाए, राइट. सो दिस इज़ ORS. अब मार्केट में ORS अवेलेबल है, बट उसके बहुत सारे ब्रांड और अवेलेबल हैं जिसमें ORS की जितने इलेक्ट्रोलाइट चाहिए उससे ज़्यादा शुगर कंटेंट है या इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा है, विच इज़ हार्मफुल. लाइक आप बोलो संतोष भाई ORS नहीं पी रहा है, मैं जूस दे दूँ, नहीं चलेगा. क्यों? बिकॉज जूस में शुगर कंटेंट ज़्यादा रहेगा. और माइंड यू, अगर बच्चा शुगरी चीज़ ज़्यादा लेता है, जब बच्चे को डायरिया है, तो वो और डिहाइड्रेशन करेगा और आपके बॉडी में से और पानी चूस के वो पॉटी में निकाल देगा. तो शुगर तो चाहिए ही नहीं. सेम है, तो ORS होना, अगर आप वो टेट्रा पैक या फिर वो सैचेट देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ होना चाहिए WHO रिकमेंडेड, राइट. ये होना चाहिए. और ऐसे जो मैंने ऐसे भी पैकेजेस देखे हैं जो ORS लिखते हैं, लेकिन स्मॉल राइटिंग में वहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ नॉट WHO रिकमेंडेड और दिस इज़ नॉट एक्चुअली ORS सोल्यूशन, लेकिन वो डायरिया और वो सब के लिए प्रमोट कर रहे हैं. वो नहीं लेनी चाहिए. लेट्स नॉट टॉक अबाउट द ब्रांड का नाम, बट अब अगर आप फार्मेसी में भी जाएंगे ना कि ORS दे दो, वो आपको दे देंगे. हाँ, वो जूस के जैसे पैकेट में आती है, स्ट्रॉ के साथ वो देते हैं. वो दे देंगे. बट और उसमें ना स्टार्टिंग के 2-3 वर्ड OR ही लिखा होगा, फिर पीछे कुछ और लिखा होगा. नॉट अलाउ, मतलब नहीं दे सकते हो, दैट इज़ हार्मफुल फॉर योर बेबीज, राइट. सो वो नहीं देना है. और वो बोलेंगे डॉक्टर वो अच्छी तरह पीता है क्योंकि वो मीठा है. अब अगर आप ORS पियोगे ना, आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत मीठा भी नहीं रहेगा, ब्लैंड होता है थोड़ा, राइट. सो वो ये बहुत ध्यान रखना है. या क्योंकि लोगों को लगता है कि डायरिया हो रहा है, पानी जा रहा है, तो मतलब और ज़्यादा पानी पिलाओ, लेकिन हमने इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए इन द करेक्ट अमाउंट. वो इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए जो कि ORS में ही मिलनी चाहिए. तो अगर किसी को घर में बनानी हो तो आप सजेस्ट करते हो? बहुत सिंपल है. और आई एडवाइज ऑल्सो
कि जैसे हम नींबू पानी कहते हैं ना, वैसे ही बनाना है। आप 1 लीटर पानी ले लो, उसमें 6 चम्मच या मुट्ठी भर, 6 मुट्ठी शुगर डाल दो, राइट, और आधा चम्मच नमक या ये 3 फिंगर नमक डाल दो, बन गया ORS, राइट। अभी ORS के सॉल्यूशंस और ये आ गए हैं। जब हम लोग PG करते थे तो हम मॉर्निंग में खुद अपने हाथ से बनाते थे, बिकॉज ये 50 OPDs सीवियर डिहाइड्रेशन या माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में आएगा और उसको हमें पिलाना है। आपको तो डेफिनेटली पता होगा, राइट, कि हमारे MBBS में भी इस पर सबसे ज़्यादा पीडियाट्रिक में फोकस करते थे, तो दैट वाज ORS, कि यू शुड नो हाउ टू मेक ORS। वो बना के ही रखते थे, वो आए पिलाओ पिलाओ पिलाओ, राइट। अब यहाँ पे दूसरा एक मिस्टेक पेरेंट क्या सोचता है कि डॉक्टर आप शुगर डाल रहे हो, आप तो मना कर दो शुगर मत दो, बट पेरेंट्स आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो शुगर है ना, आपके बेबी के बॉडी को चाहिए उतनी ही मात्रा में शुगर दे रहा है, ये कोई एक्स्ट्रा शुगर नहीं है, राइट। ये आपके बॉडी में जितनी शुगर चाहिए उतना, और ये देना ही पड़ेगा। तभी जाके वो बॉडी वाटर रिटेन कर पाएगा और वाटरी डायरिया नहीं होगी। यस। तो कितनी बार पिलानी चाहिए ये? आफ्टर एवरी एपिसोड ऑफ लूज स्टूल्स कितना ml क्वांटिटी देनी चाहिए? सो इसमें कैसा है कि जैसे बच्चा पॉटी करे आप उसको पिलाना चालू कर दो। अब 2 चीज़ होगा, अगर मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट डायरिया है या सीवियर, तो बच्चा पीते ही रहेगा, तो पिलाते रहो, राइट। और अगर बच्चा सपोज बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन नहीं है, तो आप एवरी फीड 2, 3, 4 स्पून्स देंगे, दैट इज़ फाइन। ओके। या सिंपल लैंग्वेज, अगर आपको पता चल रहा है कितना पॉटी किया है उतना पिला दो। ओके। और पॉटी का कलर, कंसिस्टेंसी, ऐसे कुछ है जो कि पेरेंट्स को पता होना चाहिए? यस, सी पॉटी में क्या है कि कंसिस्टेंसी डजंट, बिकॉज डायरिया मतलब एकदम पानी जैसी कंसिस्टेंसी होगा। आपको क्या देखना है? कलर। इफ स्टूल कंटेन रेड कलर, दैट इज ब्लड, इट्स अ डेंजर। आप जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, रिपोर्ट्स कराने पड़ेंगे, सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, एंड विल हैव टू फाइंड आउट ब्लड क्यों आया। अदरवाइज थोड़ा ग्रीन है, येलो है, यू शुड नॉट वरी। तो यूजुअली एक अनकॉम्प्लिकेटेड डायरिया कितने दिन तक लास्ट करता है? सी डायरिया जो है ना, ये 3 दिन से लेके 7 डेज, और किसी किसी को क्रॉनिक डायरिया होता है तो 14 डेज से ज़्यादा भी चलता है। बिकॉज बच्चों में ना गट कभी कभी क्या करता है, लैक्टोज इंटॉलरेंट हो जाता है, गट में जो लैक्टेज एंजाइम होते हैं वो डेड हो जाते हैं, राइट, एंड वो 14 दिन तक भी चल सकता है। ओके। और डायरिया हो तो क्या खाना खिलाना चाहिए? क्या ऐसे कुछ फूड है जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बेटर हो, जो मोटिलिटी में थोड़ा हेल्प करे, या गट को सूद करे? ऐसा कुछ है चीज़ें जो आप रेकमेंड करते हो? हाँ, सो सबसे पहला अगर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन पूछा तो आया, तो दैट इज़ प्रोबायोटिक्स, दैट इज़ दही, राइट। जब बच्चा लूज स्टूल करता है तो पेट में से गुड बैक्टीरियाज जो होते हैं वो निकल जाते हैं, राइट। अब गुड बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन, सो हमें उसे रिप्लेस करना है। तो प्रोबायोटिक्स, डॉक्टर के पास जाएंगे वो तो देगा ही, बट आप दही अब उस किसी भी फॉर्म में ले लो, छाछ में ले लो चलेगा, या ऐसे ही दही खिलाओ वो भी चलेगा। उसके साथ ईजी टू डाइजेस्ट फूड्स लाइक राइस, राइट, दही, खिचड़ी, 2 दाल उसमें रहता है बट स्टिल यहाँ पे राइस का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए। देन बनाना, एप्पल, राइट। ये जो चीज़ है ना, दिस आर ईजी टू डाइजेस्ट एंड दिस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी, राइट। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोबायोटिक्स, जो कि पैकेज प्रोबायोटिक्स आइदर इन फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स, पाउडर, वो क्या लेनी चाहिए बच्चों को? सी प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर लेनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गट टू वर्क नॉर्मली, राइट, एंड रिपेयर द गट। तो वो लेनी चाहिए, डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा, एंड वो बच्चा बहुत प्यार से पी लेता है। और ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक्स? ओवर द काउंटर प्रोबायोटिक्स आप नहीं लो, बिकॉज वही प्रोबायोटिक आपको दही में मिल जाएगा तो दही दो, राइट। अगर ज़्यादा होता है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तभी वो आपको प्रिस्क्राइब फॉर्म में कितना लेना है वो आपको बताएगा। क्या अगर डायरिया है बच्चे को तो दूध दे सकते हैं अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं है तो? सी दूध जो है ना, उसमें अगर काउ मिल्क आ गया तो उसमें ना प्रोटीन्स जो रहते हैं वो कभी कभी बहुत डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट रहते हैं। तो मैनी टाइम्स वी हैव सीन व्हेन वी हैव स्टॉप्ड इट कि बहुत डायरिया, स्टॉप दिस, एंड डायरिया रुक गया, राइट। सो अगर आप वो दूध दे रहे हैं लाइक इन्फेक्शन, किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन के कारण है, तो आप दूध दे सकते हैं। बट अगर वो दूध देने के बाद बच्चे को और डायरिया हो गया, दैट इज़ अ साइन कि दैट इज़ नॉट हेल्पिंग माई बेबी, स्टॉप इट।
वी नो हाउ इम्पॉर्टेंट क्लीन वाटर इज, स्पेशली जब भी बच्चा रिकवर कर रहा है या जब डायरिया भी है तो वाटर कुड बी द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन. तो कैसे वाटर को स्टेरिलाइज करनी चाहिए? क्या आरओ वाटर इज़ इनफ या क्या आप बॉइलिंग रिकमेंड करते हो? व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशंस जनरल बच्चों के लिए भी, और स्पेशली जब वो फीवर के थ्रू जा रहे हैं या डायरिया हो रही है, तो क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस? ओके, सो इसको भी ना मैं एज वाइज डिवाइड करूँगा कि जैसे बच्चा 0 to 6 मंथ होता है तो हम उसको कहते हैं आप आरओ का पानी हो कोई भी हो अच्छी तरह से बॉईल करो, उसको एक थर्मस में रख दो, यूज़ इट फॉर 8 आवर, उसके बाद यू कंज्यूम इट एंड बेबी के लिए नया बना दो, राइट. 6 मंथ्स के बाद आप आरओ का वाटर जो आप लेते हैं आप वो ले सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है या इशू हो रहा है देन गो टू बेसिक्स, उसको फिर से गर्म करो एंड यूज़ करो. एंड कुछ पर्टिकुलर सीज़न आता है जैसे समर सीज़न हो गया या रेनी सीज़न हो गया जहाँ पे वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं या बच्चे को गट के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो वी एडवाइस कि आप पानी को अच्छी तरह से बॉईल करके ही दो. ओके, तो डोंट डिपेंड ऑन आरओ, एक्स्ट्रा बॉइलिंग करने की ज़रूरत है छोटे बच्चों के लिए. सी आई गिव यू एग्जांपल. मेरे सिटी में ही इस बार देयर वाज अ न्यूज़ कि बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क द सीवेज एंड जो ड्रिंकिंग वाटर है वो मिक्सअप हो गया एंड वी हैव सीन अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ पेशेंट कमिंग विथ लूज स्टूल, डायरिया, वॉमिटिंग, राइट. एंड उसमें आरओ का पानी वो पी रहे थे, राइट. सो अभी भी मतलब आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू से कि डोंट यूज आरओ का पानी है ये, बट बॉइलिंग वर्क्स द बेस्ट. ओके, और शुड ग्राइप वाटर बी गिवन फॉर डायरिया? ग्राइप वाटर इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर डायरिया. ग्राइप वाटर जो पेरेंट्स देते थे ना वो न्यूबॉर्न बेबीज़ को देते थे फॉर गट डाइजेशन. हाँ डाइजेशन एंड ये इट इंक्रीजेज द मोर्टेलिटी और बच्चे को जो गैस जमा है वो निकल जाए और वो, बट वी डोंट एडवाइज. ओके. एंड व्हाट अबाउट हिंग? जो नीवल में हिंग रब करते हैं, ये एक पुराना दादी का नुस्खा है, हिंग रब करना, वो क्या हेल्प करता है और अगर हेल्प करता है तो कैसे? सो जैसे अभी आपने ये जो क्वेश्चन पूछे हिंग या ग्राइप वाटर, दिस आर मोर रिलेटेड टू न्यूबॉर्न्स. अब ये दादीज कब यूज़ करती थी, राइट. जब अब बेबी जो है ना जब ब्रेस्ट फीड करता है तो फीड करते करते बहुत ज़्यादा एयर ले लेता है और अच्छी तरह से बर्प किया तो वो 30-40% एयर निकाल लेता है, बाकी वो एयर निकाल नहीं पाता है तो वो बहुत शरीर तोड़ता है. उस टाइम पे दादीज यूज टू गिव ग्राइप वाटर हो गया, घसारा हो गया, राइट. जो वो देते थे उससे मोर्टिलिटी बढ़ती थी और बच्चा पास कर देता था, बट उसमें प्रिजर्वेटिव्स और घसारा में इन्फेक्शन होने के चांसेस, बिकॉज आई हैव सीन मेनी बेबीज कमिंग विद टू अस विद ब्लड इन स्टूल और इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ दिस. अब हिंग क्यों मैं प्रमोट करता हूँ, वाई आई से कि आप हिंग लगा सकते हो, बिकॉज हिंग जो है ना वो पिलाना नहीं है. हिंग पानी में लिया और वो टमी के साइड पे थोड़ा सा लगा दिया, और जब लगाते हैं तो इट इंक्रीजेज द मोर्टेलिटी और उससे बच्चा फार्ट कर लेता है या उसका वो ठीक हो जाता है. इट डजंट वर्क इन एवरी बेबीज बट येस इट वर्क, राइट. एंड दूसरी चीज़ क्या है कि आपको ध्यान क्या रखना है कि उसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाया है तो वहाँ पे इरिटेशन कर सकता है, रेडनेस कर सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा सिर्फ. ओके. और एक और चीज़ कि डायरिया जब हो तो क्या दवाइयाँ देनी चाहिए अदर देन हाइड्रेशन, जो हमने बात किया ओरल हाइड्रेशन सोल्यूशन, उसके अलावा ऐसे कुछ है जो घर में दे सकते हैं या जो पीडियाट्रिशियंस प्रेफर करते हैं पेशेंट्स? तो जब डायरिया होता है तो एक एलिमेंट जो जिंक है उसका इंपॉर्टेंट रोल आता है, बिकॉज वो गट को स्ट्रांग बनाता है. तो अगर डायरिया हो रहा है एंड इट इज़ मोर देन 3 days देन वी स्टार्ट जिंक, राइट. उसका पर्टिकुलर डोज होता है, उस अमाउंट में देते हैं एंड दैट वर्क्स वेल. ओके, तो यू हैव टू विजिट अ पीडियाट्रिशियन और फिर वो आपको डोसेज बताएंगे. ठीक है, तो या जिंक डज हैव इम्यूनिटी बूस्टिंग लिटिल बिट ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आल्सो, वो हेल्प करता है. तो अडल्ट में जब डायरिया होता है तो हम एंटी मोटिलिटी दवाई देते हैं, लेकिन बच्चों में हम वो प्रेफर नहीं करते, क्यों? अच्छा, अब इसमें ना काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, डॉक्टर हम तो दवा खाते हैं वो एक दिन में बंद हो जाता है, बच्चों में आप क्यों नहीं देते हो, राइट. सो ये पेरेंट्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बच्चों का जो गट होता है ना वो एकदम स्ट्रांग नहीं हुआ होता है अभी, और दूसरा क्या है कि हमने गट अगर रोकने की दवा दे दी जो एंटी मोटिलिटी ड्रग जो होती है, तो एक गट दूसरे गट में जाके फंस सकता है, राइट.
और इंटरसेप्शन जिसे कहते हैं, और अगर ये हो गया तो उसे ओपन ही करना पड़ेगा टमी को, राइट। सो इसीलिए वी डू नॉट एडवाइस। और जब भी पेरेंट्स हमारे पास भी आते हैं, वी टेल देम कि ये डायरिया हुआ है, ये अपना टाइम ही लेगा, इसको रोकने की कोई दवा नहीं है, इससे जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है उसकी दवा हम आपको दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है। और ओरल डिहाइड्रेशन थेरेपी, क्योंकि वो पानी को रिटेन करता है, हाँ, उससे भी डायरिया तो वैसे ही कम हो जाएगा। तो सिर्फ yes. आप डिहाइड्रेशन जो हुआ उसी को नहीं ब्लॉक कर रहे हो, आप होने वाले डायरिया को भी कम कर रहे हो। तो या फोकसिंग ऑन ORS इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग डायरिया के लिए। तो हमने डायरिया को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब डॉक्टर, नेक्स्ट टॉपिक वॉमिटिंग। तो वॉमिटिंग के सबसे कॉमन कॉजेज क्या है बच्चों में? ओके, सो ये वॉमिटिंग भी ना मैं बर्थ से चालू करता हूँ। एक बार ब्रीफली बता देता हूँ कि होता क्या है। जब बच्चा बॉर्न होता है, राइट, तो वो जब आता है तभी विदिन 72 आवर्स वो 1-2 बार उल्टी कर देता है। क्यों? बिकॉज जब मम्मा के टमी में रहता है, बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड उसने पिया होता है, थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो सकता है, 1-2 बार उल्टी करेगा, विच इज़ नॉर्मल। उसके बाद फिर वो 3 से 28 दिन शांत रहते हैं, पर जैसे ही उनमें एनर्जी आती है, राइट, और वो थोड़ा बर्प करना कम करते हैं, तो वो स्पीट अप चालू करते हैं, राइट। एंड वंस इन अ वाइल अगर वो क्लस्टर फीड करते हैं, दे आर इन डिस्कम्फर्ट, वो बहुत ज़्यादा दूध पी लेते हैं, तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग करते हैं, करके पूरा निकाल देते हैं, राइट। 3 मंथ्स के बाद ये स्पिटअप्स वॉमिटिंग किसी किसी बेबीज़ में थोड़ा बढ़ जाता है, काफ़ी बेबीज़ में कम हो जाता है। फिर 6 महीने के बाद जब हम सॉलिड्स चालू करते हैं और कुछ चीज़ जो उनको नहीं पचा तो वो निकाल देते हैं। 9 मंथ्स के बाद बिकॉज दे आर इन टू देयर एक्सप्रेसिव फेज, वो क्या करते हैं, जो उनको पसंद नहीं है वो मुंह में डालते करके निकाल देते हैं। एंड 18 से 2 साल के बाद दे आर अवेयर, तो वो नहीं निकालते हैं। कुछ कुछ बेबीज़ निकालेंगे, उनको सेंसरी इश्यूज होगा। उसके बाद फ्रैंक वॉमिटिंग होता है, राइट। अब वॉमिटिंग जो है, राइट, इसमें भी ना आपको 2 चीज़ का ध्यान है, या ये स्पिटअप है या फॉल्स वॉमिटिंग है, ये एक चीज़ हो गया, या ये ट्रू वॉमिटिंग है। स्पिटअप में क्या होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन बिफोर 6 मंथ्स। जब बच्चा दूध पीता है, उसने बहुत ज़्यादा एयर ले लिया, जब डकार से जो एयर निकल गया, ठीक है, जो नहीं निकला, जब वो एयर थोड़ा आता है उसके साथ थोड़ा सा मिल्क आ जाता है, ये स्पिटअप हो गया, विच इज़ वेरी नॉर्मल। फॉल्स वॉमिटिंग क्या है कि एक बार बच्चे ने वॉमिट किया जिसमें उसने नाक और मुंह दोनों से वॉमिट कर दिया। बट स्पिटअप, ये फॉल्स वॉमिटिंग में दोनों के बाद बच्चा प्लेफुल रहेगा, एक्टिव रहेगा, 15-20 मिनट के बाद दूध पीने के लिए हिल बी रेडी, राइट, और ऐसे बिहेव करेगा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब उसको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा था इसलिए उसने निकाल दिया। तो दिस इज़ नॉर्मल, वी शुड नॉट वरी। ट्रू वॉमिटिंग क्या है कि बच्चे ने उल्टी किया एंड 3-4-5 बार उल्टी कर दिया, फिर वो शांत हो गया या ब्लू पड़ गया या एकदम उसने हाथ पैर छोड़ दिए हैं, दिस इज़ डेंजरस। दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड गो टू द डॉक्टर। ओके, फिर बच्चे को क्या फ्लूइड्स देनी चाहिए ड्यूरिंग वॉमिटिंग? क्या खिलाना चाहिए, या हमें वेट करनी चाहिए आफ्टर एन एपिसोड ऑफ वॉमिटिंग? कितने मिनट के लिए वेट करना चाहिए उसके? सी, एक वॉमिटिंग हुआ ना, तो वॉमिटिंग इज़ अ साइन कि कुछ चीज़ आपने दी है, वो बच्चे ने टॉलरेट नहीं किया, या माई गट इज़ इन्फेक्टेड, तो उस टाइम के लिए तो ही इज़ नॉट गोइंग टू ईट, वो नहीं खाएगा। सो प्लीज़ बी काम, राइट, वॉच फॉर द नॉर्मल थिंग्स। आपके बेबी का एक्टिविटी, प्लेफुलनेस, बहुत डरा हुआ तो नहीं है, राइट, एनर्जी लेवल कैसा है, जो आप अपने लेवल में मदर या फादर जो रहेंगे वो डेफिनेटली करेंगे कि नॉर्मल बिहेव कर रहा है कि नहीं, राइट। वेट फॉर 15 to 20 मिनट्स, राइट। आस्क, उसे खाना है तो दो, नहीं खाना है तो मत दो, फोर्स नहीं करना है, खा। या आप उसे पानी का 2-3 सिप आप उसको दे सकते हो, जाके जो भी वॉमिटस मुंह में हो या कुछ हो तो वो अंदर चला जाए या वो स्पिट अप करके निकाल दे। अगर कुछ मेडिसिन देने के बाद वॉमिटिंग हुई तो क्या वो डोज रिपीट करनी चाहिए, और कितने मिनट के बाद अगर वॉमिटिंग हुई तो रिपीट करनी चाहिए, और कितने के बाद हो तो वी एक्सेप्ट कि एब्जॉर्ब हो गया है? हाँ, सी, अगर बच्चा जो है आपने मेडिसिन दिया और उसे तुरंत निकाल दिया, राइट, तो मत दो। 20 to 30 मिनट्स हो गए हैं, उसके बाद निकाला है, देन रिपीट करने की जरूरत नहीं। क्या टीथिंग के टाइम पे भी वॉमिटिंग होती है बच्चों में? यस, सी, इसमें भी ना समझना पड़ेगा क्यों होती है। अब जब बच्चे को टीथ आ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो उनके गम रहते हैं ना, बहुत स्वलन रहते हैं, सलाइवा बहुत निकल रहा होता है, बच्चा माउथिंग करता है। जब बहुत ज़्यादा माउथिंग करता है उसके कारण
गैग रिफ्लक्स एक्टिवेट हो जाता है, उसके कारण बच्चा वॉमिट कर सकता है. दिस इज़ वेरी नॉर्मल कि डॉक्टर मेरा बच्चा तो हाथ मुंह में डाल के फिर उल्टी कर देता है. राइट. सो टीथिंग डायरेक्ट ही वॉमिटिंग नहीं करता है, टीथिंग डायरेक्टली फीवर नहीं करता है, टीथिंग इनडायरेक्टली करता है. बिकॉज टीथिंग हुआ है तो उसका जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चालू हुआ है उसके कारण हो सकता है. करेक्ट. और क्योंकि हम वॉमिटिंग के बारे में बात करें, आई वांट पीपल टू नो अबाउट प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग. तो वो थोड़ा सा एक साइन होता है फॉर अदर ऑर्गन्स बीइंग इन्वॉल्व्ड, स्पेशली द सीएनएस. तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग के बारे में थोड़ा सा बताएं. तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होता है कि जब बच्चा वॉमिट करता है, एक बच्चा जो वॉमिट करता है यहाँ से गया, यहाँ से निकल गया. प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में यहाँ से करेगा तो दूर जाके गिरेगा, बहुत दूर जाके गिरेगा. राइट. एंड वो एक साइन है कि कुछ तो गलत है बेबी में. और अगर वैसा करता है तो योर डॉक्टर मस्ट नो कि ये हुआ है. और अगर फिर से रिपीट होता है या उसके साथ साइन सिम्टम्स है, जैसे बहुत फीवर आ रहा है या बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, उसका कॉन्शियसनेस नॉर्मल नहीं है, राइट, या फिर वो ब्लड इन स्टूल भी साथ में कर रहा है या फिर बेड से उठ ही नहीं रहा है, दैट मीन्स समथिंग इज़ रियली रॉन्ग, डॉक्टर के पास जाओ. तो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग अगर है तो वो डेंजर साइन है और आपको इमीडिएटली कंसल्ट करनी चाहिए. Yes. अगर वॉमिटिंग हो रहा है बच्चे को तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करनी चाहिए? वॉमिटिंग ना हमको जानना पड़ेगा कि वॉमिटिंग क्यों हो रहा है. अगर बच्चे ने एक ही बार वॉमिट किया या स्पीट अप किया तो हम ब्रेस्ट फीड दे सकते हैं. और अगर बच्चा अच्छा नहीं है तो वो ब्रेस्ट फीड लेगा ही नहीं. राइट. सो अगर बच्चे ने वॉमिट कर दिया उसके बाद भी अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड ले रहा है, दैट मीन्स योर बेबी इज ओवरफेड. और डॉक्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लक्स एंड एक्चुअल वॉमिटिंग? ओके. सो रिफ्लक्स क्या होता है? जब बच्चा दूध पीता है तो टमी में, स्टमक में दूध चला गया, उसके ऊपर एक वाल्व रहता है जो वापस से वो वाल्व के थ्रू दूध को आने नहीं देता ऊपर. राइट. अब किसी बेबीज़ में वो वीक रहता है या प्री मैच्योर बेबीज़ में वो वीक रहता है. तो उसके कारण क्या रहता है कि जैसे ही या बच्चे ने दूध के साथ बहुत ज़्यादा एयर ले लिया है और वो स्टमक को बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया है, राइट, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है. तो उसके कारण क्या होगा कि जैसे ही बच्चा सोएगा वो दूध ऊपर आ जाएगा एंड इसे हम रिफ्लक्स कहते हैं. राइट. एंड जब भी बच्चा बर्प करता है तो बहुत ज़्यादा मिल्क आ जाता है. बट अब रिफ्लक्स में भी वी हैव टू सी कि वेदर दिस इज़ अफेक्टिंग आवर बेबी और नॉट. लाइक वेट गेन हो रहा है कि नहीं, रिकरेंट सर्दी खांसी हो रहा है या निमोनिया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रहा है, बच्चा दूध पी पा रहा है कि नहीं. राइट. अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है देन वी शुड नॉट वरी. बट अगर इसके साथ ये सब चीज़ हो रहा है, मतलब देन विल हैव टू इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट सीवियर है, मॉडरेट है या सीवियर है, उसको ट्रीट करना है कि नहीं करना है. ओके. और वॉमिटिंग की बात करें तो वॉमिटर्स को कैसे एग्जामिन करें? मतलब क्या ऐसे है वार्निंग साइंस जो आप देखोगे तो आपको इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए? 5 कलर के होंगे वॉमिटर्स. एक तो वाइट कलर का होगा विच इज़ फाइन. दूसरा येलो कलर का होगा, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. तीसरा जो खाया वो निकला, दैट इज़ ऑल्सो फाइन. बट अगर ग्रीन कलर का वॉमिटिंग हुआ, दैट इज़ बाइल, राइट, कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, सो नहीं चलेगा. एंड लास्ट ब्लड. अगर वॉमिटिंग के साथ ब्लड आया देन ऑल्सो इट इज़ डेंजर. सो ग्रीन एंड रेड, ये 2 कलर का वॉमिटिंग हुआ तो मस्ट कंसल्ट डॉक्टर. और डॉक्टर, हाउ कॉमनली डू यू सी किड्स विद वॉमिटिंग इन योर प्रैक्टिस? दिस इज़ वेरी कॉमन. हर दिन 10 बच्चों को वॉमिटिंग होता ही है. राइट. तो व्हाट कैन पेरेंट्स डू एट होम? हाँ. सो पहले तो ये क्यों होता है? देखो, अगर लेस देन 6 मंथ से ज़्यादा दूध पिला दिया या दूध पिला के टमी को बहुत ज़ोर से प्रेस कर दिया, या बच्चा टमी टाइम किया तो उल्टी कर देगा, या बच्चा बड़ा है आपने फोर्सफुली खिलाया तो वो उल्टी कर देगा, या बच्चे ने कुछ खाया जो पचा नहीं तो उल्टी कर देगा. तो वॉमिटिंग तो नॉर्मली है, होने ही वाला है. आप भी अगर हम भी कुछ बहुत ज़्यादा खा लें, कुछ बहुत अच्छी चीज़ बनी है, राइट, और हम उसको एकदम दबा के खा लें तो डिस्कम्फर्ट होता है, राइट, और हम प्रे करते कि उल्टी हो जाए, और उल्टी हो जाए तो हम एकदम रिलीफ फील करते हैं. तो अगर ये एपिसोड बेबी को हो रहा है, यू शुड नॉट वरी. एक बार उल्टी करेगा और फिर छोड़ दो. बट अगर बार बार उल्टी कर रहा है, राइट, सो हमें उसको सिटिंग पोजीशन में थोड़ा आगे करके रखना है, राइट, कि वो जो भी उल्टी है वो निकाल दे. बट अगर उल्टी करते करते कुछ कंडीशन में है, जैसे कन्वल्जन्स भी आ रहे हैं और उल्टी भी हो गया, तो वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो बोला था उस टाइम पे वो पोजीशन होगा. ओके. और हाँ, एक और फिर उसी से रिगार्डिंग कि अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है और वो सो गया है थोड़े टाइम के बाद, तो कौन सी पोजीशन में सुलानी चाहिए? सो लेफ्ट लेटरल पोजीशन.
अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वॉमिटिंग करेगा, राइट, और बच्चा बड़ा है तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन, और अगर बच्चे को GERD है, जैसे गर्ड है, रिफ्लक्स है, और बच्चा छोटा है, तो हम कहते हैं कि हेड एंड रेस्ट, राइट। व्हाट डज दैट मीन्स कि जब हम सोते हैं तो हमारा हेड और टमी दोनों एक ही पोजीशन में रहते हैं, बट अगर हम उसको 30 डिग्री ऊपर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पिलो, या फिर आप बेड के नीचे कुछ भी रखे उसको ऊपर कर देंगे, तो वो रिफ्लक्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो हम बाहर से ही एक स्फिंक्टर जैसा एक्शन Yes, करा रहे हैं, तो yes, एंगुलेशन करके फिर वो आसानी से नहीं हो पाएगी Yes, yes, रिफ्लक्स। yes. सो यस, दैट विल आल्सो हेल्प। और कुछ है ऐसी चीज़ें जो वॉमिटिंग जब बच्चे को हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जो मिस्टेक्स जो पेरेंट्स कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि हम क्या करते हैं, हम पैनिक, उल्टी हो गया, हम पीछे मारने लगते हैं, या फिर हम तुरंत पानी देने लगते हैं, राइट। कुछ नहीं करना है वो आपको। गिव माई बेबी टाइम। वॉमिटिंग इज ऑल्सो अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। जो चीज़ नहीं पचा उसने निकाल दिया, उसको 5-10 मिनट्स दो, उसको खुद कंफर्टेबल होने दो, उसके बाद आप बेबी को पानी ऑफर कर सकते हैं। और खाना या जो कुछ खा रहा था आधे घंटे तक नहीं देना है, या जब तक वो मांगे ना। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, फूड आइटम्स जो आप प्रिफर करते हो कि अवॉइड करें जब बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा हो? अगर बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है तो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट फूड्स नहीं देने हैं, टू मच स्वीट्स नहीं देना है, सोडाज नहीं देना है, चॉकलेट्स नहीं देना है, राइट, या फर्मेंटेड चीज़ नहीं देना है, बिकॉज ये और डाइजेशन में डिफ़िकल्टीज करेगी और बच्चे को और वॉमिटिंग होगा। ओके, तो शुगर इज समथिंग जो अवॉइड करनी avoid चाहिए। करना चाहिए। तो डॉक्टर, जब भी बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है या प्ले ग्रुप में जाना शुरू करता है तो इतना ज़्यादा सर्दी खांसी उसको होता है, तो व्हाट आर द रीजंस? ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और काफ़ी लड़ाई भी होती है, मैं मानता हूँ घर में, कि फिर मम्मा और डैडी की बहुत क्लास भी लगती होगी कि क्यों भेज रहे हो इतनी जल्दी स्कूल, इतना सर्दी खांसी होता है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक आइलैंड है अंडमान निकोबार में, सेंटिनेलिस करके, राइट, एंड वहाँ पे कोई ह्यूमन गया नहीं है। आप या मैं वहाँ पे चले जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो भी ह्यूमन बीइंग है सबको इतना सीरियस इन्फेक्शन होगा कि दे ऑल विल डाई। रीज़न, उनको जो बैक्टीरिया वायरस से हमें इम्यूनिटी हुई है उन्हें नहीं मिली है। सेम थियरी यहाँ पे भी आती है। अब मेरा बच्चा जा रहा है जो अभी तक घर के एनवायरनमेंट में था, घर के जो 10 लोग हैं या घर का जो एनवायरनमेंट है उससे वो एकदम इम्यून हो गया है, बट अब वो बाहर गया है स्कूल में, राइट। अब वो जो बी बच्चा है उससे मिल रहा है, उसके पास दूसरे बैक्टीरिया एंड वायरस जिससे वो इम्यून है, दोनों मिल रहे हैं, ये अपना दे रहा है, वो अपना दे रहा है, राइट। सो सब बच्चे बीमार पड़ते हैं जब वो स्कूल जाते हैं, और बहुत फ्रिक्वेंटली, पहले 6 महीने तो बहुत फ्रिक्वेंट बीमार पड़ते हैं, और सबके साथ होता है। आपके साथ भी हुआ था। Yes. मुझे भी याद है कि 1 महीना लक्ष्य को स्कूल नहीं जाने दिया था दादू ने, कि नहीं बहुत बीमार पड़ता है, राइट, बट सबके साथ होता है और ये होने ही वाला है। ऐसे आप पूछते ना इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग करें, ऐसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बट अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी होता है जिसमें अस्थमा, निमोनिया या वीज एसोसिएटेड LRTI हो जाता है, तो डेफिनेटली वी हैव टू टेक अ ब्रेक। अदरवाइज जैसे ही सर्दी खांसी ठीक हो भेज दो। कितने दिन के लिए ब्रेक लेनी चाहिए स्कूल से अगर सर्दी खांसी हो तो? इसमें तो जब तक सर्दी खांसी चलती है, लाइक 3 to 5 days, जब तक एक्टिव इलनेस है तब तक। और आपकी अकॉर्डिंग कितने एज में बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए या प्ले ग्रुप में भेजना चाहिए? ये ना बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक्स है, बिकॉज अब तो 9 महीने या 10 महीने में भी कुछ प्ले स्कूल्स या मम्मा टॉडलर डे केयर वो एनरोल करना पड़ता है, राइट। स्पेशली इफ द मदर इज वर्किंग, वी डोंट हैव अदर ऑप्शंस। सब लोग 3 साल कहते हैं कि 3 साल के बाद बच्चा स्कूल जा सकता है, लाइक प्री नर्सरी एंड देन वो। बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। 2 साल क्यों रखता हूँ मैं बताता हूँ। पहले ना एक विलेज बच्चे को बड़ा करता था। मतलब मेरे बचपन में और आप अपने बचपन में याद रखेंगे कि हम किसी के भी घर जाते थे, हम शाम को या आफ्टरनून में 10 बच्चों को मिलते थे, हम खेलते थे, हम कहीं पे भी पानी मांग लेते, कहीं भी खा लेते थे। अब आपका बेबी जो 4 years का है उसे ये पता नहीं होगा कि बाजू वाले फ्लैट में कौन रहता है, और आप उसको अकेले नीचे नहीं भेज सकते हो, राइट। सो ये जो ग्रुप प्ले, अब ऐसा नहीं कि वो 2 से 3 साल में एक दूसरे के साथ खेलते हैं, नो, वो नहीं खेलते हैं, वो पैरेलल प्ले करते हैं। दैट मीन्स वो
खुद देख खेलेगा, ये खुद खेलेगा, इंटरैक्ट नहीं करेंगे बट वो देखेंगे एक दूसरे को, बट दे आर सेल्फ अवेयर, दे आर रेडी टू ओबे कमांड्स. सो मैं किस किस पेरेंट्स को बोलता हूँ कि भेज दो. अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हैं, अगर हफ्ते में 2 बार आप मेरे बेबी के लिए प्ले डेट्स अरेंज नहीं कर सकते हैं, अगर जॉइंट फैमिली नहीं है या बहुत सारे बच्चे फैमिली में नहीं हैं, तो अगर आप 2 घंटे के लिए मेरे बेबी को भेज रहे हो तो फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, राइट. बट यू शुड बी अवेयर कि इम्पॉर्टेंट है या नहीं. लाइक आई से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप घर पे दे रहे हो और आपके घर पे ही 10 बच्चे हैं तो मत भेजो, राइट. मैं खुद आपको एग्जांपल देता हूँ, ये लाइव एग्जांपल है. एक केस था मेरे पास, बहुत प्यारा बच्चा था, 2.5 साल का हो गया. पेरेंट्स है विद कंप्लेन, इंटरैक्ट नहीं करता है, अपनी दुनिया में रहने का पसंद करता है. हम बुलाते हैं तो कभी सुनता है कभी नहीं सुनता है, राइट. एंड बोथ द पेरेंट्स वे वर्किंग, बट दे ट्राई टू गिव देयर टाइम, बट बच्चे का स्क्रीन टाइम भी था एंड खाना भी नहीं खाता था. 3 महीने स्कूल गया वो, एंड पेरेंट्स कैम वेरी हैप्पी कि डॉक्टर संतोष, अब हमें भी पता चल गया क्या करना है. वो खाना भी खा लेता है, वो दूसरों बच्चों के साथ मिंगल भी करता है, बातें भी समझता है, इशारे भी समझता है. सो क्या किया उसने, किया मैं क्यों नहीं कर सकता, ये आ गया उसमें, करेक्ट, राइट. सो एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बच्चे जो है ना 87 से 90% इंफॉर्मेशन जो स्टोर करते हैं दैट इज़ थ्रू विजुअलाइजेशन. हमें लगता है कि ये कुछ नहीं समझ रहा है, बट वो हमारे एक्शन समझते हैं. लाइक मैं अपना बैग लेके ऑफिस जाता हूँ, माई 13 months ओल्ड, वो भी कोई बैग उठाएगी और ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाएगी. कहाँ से सीखा, राइट. सो विजुअलाइज करते हैं, वो पैरेलल प्ले कर रहे हैं कि वो वहाँ पे कर रहा है, बट वो उसको देखता है वो क्या कर रहा है, इवन आई शुड डू. और ये पैरेलल प्ले ही उनको कंफर्टेबल करता है जब वो 3-4 साल में दोनों आपस में आके लड़ाई करते हैं और फिर साथ में टीम अप करके खेलते हैं, राइट. सो आई विल नॉट से कि स्कूल कब भेजना चाहिए, 2 साल में स्कूल भेजना चाहिए. मेरे बच्चों को बच्चे चाहिए जिनके साथ वो खेले, राइट, सीखे, लड़े, धक्का मारे, उनको समझ पड़े कि धक्का नहीं मारना चाहिए. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. करेक्ट. और ये एक हाइजीन हाइपोथेसिस भी है, Yes. क्योंकि हम वेस्ट में देखते हैं इतना ज़्यादा केसेस होता है वहाँ पे एटोपिक डर्मेटाइटिस का, एस्मा का, बिकॉज देर इज़ नो एक्सपोजर टू एलर्जी, देर इज़ नो एक्सपोजर टू इन्फेक्शन. उसकी वजह से उनका वो इम्यून सिस्टम ही प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से उनको बार बार ऐसी चीज़ें होती रहती है, एस्मा और एटोपिक डर्मेटाइटिस. तो थोड़ा सा एक्सपोजर टू इन्वायरमेंट, टू सॉइल, टू डर्ट, टू मड इज नेसेसरी. हाँ, हर बच्चे के लिए, तो उससे ज़्यादा हम शील्ड करने की कोशिश ना करें, तो दैट्स द बेस्ट वे. ओके, सो दैट्स अ गुड वे टू एंड दिस पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष. बहुत वैल्यूबल चीज़ें मिली आज, और आई एम श्योर सारे पेरेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला ये इंटरेक्शन से. लास्ट जाने से पहले आपको ये पूछना चाहूँगी कि ऐसे क्या 3 चीज़ें हैं जो आप चाहते हो कि हर पेरेंट को पता हो? 3 चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा मेरी प्रैक्टिस से. पहला, हर पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ देयर पेरेंटिंग स्टाइल एंड कैसे वो बिहेव कर रहे हैं बेबी के लिए, बिकॉज वैसे ही बेबी आपके साथ बिहेव करेगा. दूसरा, टेम्पर टेंट्रम एकदम नॉर्मल है, हर बच्चा थ्रो करता है, हर बच्चे को थ्रो करना चाहिए. पहले टेम्पर टेंट्रम में केक काटो, दैट मीन्स आपका बेबी आपको विंडो दे रहा है ब्रेन का, अंदर घुसो और मुझे सिखाओ हाउ टू बिहेव इन दिस सिनेरियो. एंड लास्ट, हर चीज़ में पैनिक होकर आपको कुछ नहीं मिलेगा. येस, पैनिक होना इज़ फाइन, राइट, बट पैनिक हुए, काउंट टिल 6, प्लान बनाइए कि व्हाट टू डू. जैसे हमने डिस्कस किया फीवर, अगर फीवर हुआ है तो यू शुड नो कि टैपिड स्पॉन्जिंग कैसे करना है या मेडिसिन कैसे करना है. डायरिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ORS का. अगर कहीं पे कट या चोट लग गया तो वो आपको पता होना चाहिए क्या है. बी सेल्फ प्रिपेयर्ड. अगर आप प्रिपेयर्ड है, माई बेबी इज़ इन अ गुड हैंड. थैंक यू सो मच सर. दिस इज रियली गोल्डन पार्टिंग रूल्स जो सारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. मैं आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और इससे कुछ सीखने को मिला. अगर आपको बच्चों की बीमारियों के रिगार्डिंग कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. मैं डॉक्टर संतोष को बुला के वो सारे सवालों का जवाब आपके पास लेके आऊँगी. अगर आपको ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल में भी फॉलो कीजिए. ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया.